में लाइव हुआ चाहते हैं। हमारे मेहमान भी तशरीफ ले आए हैं और ये लाइव होने का जो लम्हा है तो सब्र आजमाया है साहब, बस का जो लम्हा है। लीजिए साहब, हम लाइव हो गए। रंगमंच कनाडा की मल्टी कल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओं दोस्तों, अजीजों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक रोशन सुबह है, 23 डिग्री की तमाजत। ऐसी गर्मी इस वक्त नहीं होती है। ये मुजीब खान साहब की वजह से ये मौसम हमने ठीक करवाया है। मौसम गर्मा की ये आखिरी बहारें हैं और खिजां बस रास्ते में खड़ी। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात उर्दू थिएटर के एक मुजाहिद से हुआ चाहती। संजीदा मगर मिलनसार उर्दू थिएटर के जंग में पेश पेश ड्रामा शौकिया नहीं करते, एक मिशन के तौर पर करते हैं। मोहतरम मुजीब खान लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। प्रेमचंद पर इनका काम और लगातार ड्रामे किसी पीएचडी से कम नहीं बल्कि इससे ज्यादा है। प्रेमचंद की तकरीबन सारी कहानियां ये स्टेज कर चुके हैं। आजकल इनका ड्रामा मौजूए सुखन है, टॉक ऑफ द टाउन है, इश्क जले तो जले ऐसा। हाल में इसकी सिल्वर जुबली हुई है। मेरी खुशबख्ती है कि जिगर मुजीब खान भाई मेरे बावकार और शरीफ दोस्तों हैं। आइए इनका इस्तकबाल जुबैर रिजवी के खूबसूरत शेर से करते हैं कि गालिब के खतों जैसी तहजीब नहीं मिलती, आदाब बड़ों को और छोटों को दुआ लिखना। वेलकम टू आवारगी विद दानिश 150th एपिसोड। मोहतरम मुजीब खान भाई, आदाब, मिजाज गिरामी। आदाब, सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं हुजूर? बहुत अच्छा, बहुत मसरूफ। खुश आपसे बात कर रहा हूँ, अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। इससे पहले कि हमारी बातचीत आगे बढ़े, गुफ्तो शनीद का सिलसिला दराज हो, आइए पहले आपकी कुछ बहुत ही नादिर और नायाब तस्वीरें दोस्तों को दिखाते हैं। और ये जनाब खुश आमदीद। हंसते हैं रोते हैं यही ड्रामा है साहब। ये हमारे मुजीब खान भाई उर्दू ड्रामा इश्क जले तो जले ऐसा का कामयाब सिल्वर जुबली शो, इस पे बातें होंगी। और ये मेरे ख्याल में उसी ड्रामे का एक सीन है जी, बहुत ही अच्छा सीन, गुड वन। अमृता प्रीतम, वेरी गुड। मुंशी प्रेमचंद पे किए गए आपके ड्रामे, ये किस ड्रामे का है? सदगति। अच्छा, गुड। ये साहब ये भी सदगति प्ले है, मराठी में किया था हम लोगों ने। मराठी, अच्छा अच्छा। आदाब, मैं प्रेमचंद हूँ, गुड। ये सब ये उसी। नाटक है बेटी का धन। हम्म। इल्जाम। काबुली वाला, वाह। जी, गुरुदेव को भी याद रखा आपने। बिल्कुल। इब्तिदाई इश्क, गुड। सर ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, ड्रामा वर्कशॉप फॉर सीनियर सिटीजन, इस पे या अच्छी बात होगी। और ये भी बहुत अच्छा क्लिप है, इसके ऊपर भी बात होगी। नुक्कड़ नाटक कर रहे हैं, जी सर। गुड। ये कौन सा?
ये सुरेश तिलक जी हैं, हम्म। लोकमान्य तिलक के पोते हैं। वाह, गुड, इम्पोर्टेंट। बॉम्बे में आप हैं, फिल्म में तो हाथ डालना ही था। प्रेमचंद के ये फटे परसाई जी का प्ले। जी गुड। ये होने जा रहा है 22 अगस्त को। जी हाँ, 22 तारीख को। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बात एक ड्रामा शो की, ये रिपोर्ट है इनकलाब की, और ये जनाब बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। अच्छी तस्वीरें आपने। थैंक यू सो मच। जी, बड़ी अच्छी तस्वीरें, बहुत अच्छा। ये एक बड़ा फॉर्मूला सवाल। अच्छा, मैं ये भी देख लूं कि बहुत सारे दोस्त हमारे साया दीवार तले आ चुके हैं, और जनाब एक सेकंड, जी जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे मैं आपको बताऊंगा। असल में एक सेकंड, इसको एडिट करके। जी जनाब, जी एक फॉर्मूला सवाल जो कि तकरीबन सभी दोस्तों से क्या करता हूं मैं, कि पहले तो कोविड की बातें होती थी, मगर कोविड से रिलेटेड यह है कि जो लॉकडाउन का पीरियड था आर्टिस्टों के लिए बड़ा बड़ा जी। मरहला था। लॉकडाउन में आप क्या कर रहे थे? लॉकडाउन में हम ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट कर रहे थे। गुड। उसी बीच में प्रेम उत्सव आया, तो हमने ऑनलाइन प्रेम उत्सव किया। गुड। उसमें 4 नाटक हमने पेश किए, प्रॉपर थिएटर में हमने परफॉर्म किया उसको, और ऑडियंस नहीं थी और क्योंकि ऑनलाइन? कोविड का जमाना था। हाँ, वाह। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हम्म, हमने कोविड के दौर में बहुत काम किया, ठीक। नए नए प्रोजेक्ट्स पे काम किया, कुछ सब्जेक्ट उसी दौरान हमने डेवलप किया। इश्क जले तो जले, ऐसा। अच्छा अच्छा। तो मुझे मतलब ये कि मैं कह सकता हूं कि हम कोविड में खामोश, अब खैर हम तो खामोश नहीं वैसे ही रहे। बैठते नहीं है, हलचल तो करते ही रहते हैं। तो बड़ा कामयाब रहा, और कोविड के जमाने में जो काम किया था, अब धीरे धीरे वो दर्शकों के सामने आएगा, और यकीनन लोगों को पसंद आएगा। वाह, बहुत अच्छा। आज हुजूर आप बड़े संजीदा और बड़े बुर्दबार, बंगला में कहते हैं बहादुर लोग दिखाई देते हैं, मगर जी ऐसे लोगों का बचपन बड़ा शरीर हुआ करता है। आपका जी। क्या था, बताइए साहब, कहाँ गुजरा बचपन? मैं तो मेरा बचपन तो वाकई में, क्योंकि हम अ, एक म्युनिसिपल स्कूल में मेरी तालीम हुई, अच्छा। और 4th तक तो बड़े हालात ऐसे ही रहे। मतलब, लेकिन यह है कि जिंदगी बड़ी जद्दोजहद की रही। हम्म। और उसके बाद 5th के बाद मैं चला आया साबुद्दीक स्कूल में। हम्म, साबुद्दीक स्कूल जो है वो मेरे लिए, अ, आप ये कह सकते हैं कि मेरे करियर का आगाज था, वाह। जहां से हमने थिएटर शुरू किया। हम्म, हमारे उस्तादों में से कादर खान थे। अल्लाह। कादर खान साहब हमको स्कूल में पढ़ाते थे, हाँ, और वो हमको ड्रामे में डायरेक्ट करते थे। अच्छा। तो वो बहुत जबरदस्त दौर था, एक 5-6 साल जो था, वो हम लोगों ने कमाल किया। और फिर कादर खान से छुप के ड्रामे करते थे, कि कादर खान को पता ना चले कि हमारा ड्रामा कहाँ हो रहा है। हम लोग अपने पॉकेट मनी से पैसे जमा करते, और एक हमारे यहाँ ओपन एयर थिएटर था, उसका किराया था 43 रुपया। तो ओहो। 43 रुपया हम जमा करते, और चूंकि हम सब टेक्निकल स्कूल के स्टूडेंट थे, तो हमें सेट बनाना आता था। हम खुद ही रंदा मारते, खुद ही फ्रेम बनाते, फ्रेम पर कपड़ा पेस्ट लगाते, उस पर पेंट करते, और सेट खड़ा करते। वाह। तो एक दिन क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक दिन क्या हुआ कि कादर खान को हमने बताया, कुछ पता नहीं था उसको, और हमने प्ले ओपन एयर थिएटर में किया, और हमने विंग टू विंग सेट लगाया। वो ओपन एयर थिएटर था, हवा आई और सेट गिर गया। ओहो।
कादर खान की तब तक एंट्री हो गई हाँ और वो आकर सेंटर में खड़े हो गए हाँ, और वो हमको घूर रहे और उनको देखते ही हमारे सारे एक्टर अपने डायलॉग भूल गए। हाँ, हमें पता था कि अब ये शख्स अगले दिन हमारी खूब पिटाई करेगा और साहब सबकी हालत खराब। अगले दिन कोई स्कूल गए ही नहीं, लेकिन स्कूल तो जाना ही था। जी हाँ, सेकंड थर्ड डे पहुंचे, कादर खान ने हमारी वो क्लास ली हाँ, साहब कि, लेकिन वो जो जुनून था ना, पागलपन था कि करना तो ही है। कादर खान पिटाई करें, कादर खान चिल्लाएं, चीखें, ड्रामा तो करना ही है। तो आप ये कह सकते हैं कि वो जो बचपन से जो ड्रामे का एक शौक लगा और वो जो जिस तरह की हरकतें हम लोगों ने की, वो हरकतें आज जब याद करते हैं तो कभी कभी बेसाख्ता हंसी आती है कि क्या किया हम लोगों ने अपने जमाने में। आपको लगता है मुजीब भाई कि आज का जो एक्टर है, आज का जो हमारा जवान है, उनके अंदर ये जुनून है? नहीं, क्यों कि हम तो थिएटर बचपन से कर रहे हैं। आज का जो जवान है, जहां मैं बॉम्बे शहर में हूं, वो थिएटर इसलिए करना चाहता है कि वो फिल्मों के लिए स्टेपिंग स्टोन चाहता है। एक कदम मुझे मिल जाए और मैं चढ़ जाऊं और मेरा शो देखने के लिए 4 डायरेक्टर्स आ जाए, 4 मेरे पास कास्टिंग डायरेक्टर से मुलाकात हो जाए, मैं कहीं अपने आप को खड़ा कर दूं, तो वो उस चक्कर में आता है। जब उसका मकसद थिएटर करना नहीं है, उसका मकसद सिर्फ फिल्म और टीवी में काम करना है, तो वो खाक सीखेगा, वो जुनून, वो पागलपन उसमें आता ही नहीं। बिल्कुल नहीं। और बॉम्बे शहर में दानिश साहब ऐसा है कि काम बहुत मिल जाता है लोगों को। मतलब आपने थोड़ा बोलना सीख गए आप, तो 2000 रुपए पर डे तो कमा ही लेंगे आप। तो वो 2000 रुपए में अपनी जिंदगी ढूंढता रहता है और उसी में उलझा रहता है। और फिर एक वक्त वो आता है, जाता है, परेशान हो जाता है, उसकी उम्र निकल जाती है, तो वो सब छोड़ छाड़ के वापस जहां से आया था, यूपी, बिहार, पंजाब, गुजरात, हरियाणा, वापस चला जाता है। देखिए, मोहसिन खान भाई हमारे बड़े नावल निगार हैं, बड़ा बड़ा अवार्ड जी, लेते हैं। जानता हूं मैं। मोहसिन भाई देख रहे हैं आपको, और आपको मोहसिन साहब आदाब। लखनऊ से आपको सलाम कह रहे हैं। जी, इस्लाम। और शाहिद अख्तर हमारे अलीगढ़ के साथियों में हैं, हमारे डॉक्टर शाहिद अख्तर गुड़गांव से देख रहे हैं, और शाहिद अख्तर कह रहे हैं हेलो जिगर मुबारक हो। सरवत खान देख रही हैं जोधपुर से, और सरवत खान साहिबा कह रही हैं कि बहुत बहुत पांव वाला मामला है क्या। और सरवत ये भी कह रही हैं कि मंजूम ड्रामों पर मेरा पीएचडी का मकाला है। उमैर मंजर भाई भी लखनऊ से देख रहे हैं। आज लखनऊ में लगता है छुट्टी का दिन है, लखनऊ वाले पहले आ गए। लखनऊ वाले सबसे आखिर में आते हैं। मोहम्मद उसामा देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। मेरे ख्याल उड़ीसा से देख रहे हैं। और राना शिराज असलम भाई देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। और राना शिराज हमारे रेगुलर हैं, मगर ये लिखना भूल जाते हैं कि वो कहाँ से देख रहे हैं। दोस्तों, ये जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं, तो मैं बता सकूं और हमारे मुजीब भाई को। अरशद अब्दुल हमीद हमारे बड़े अच्छे दोस्त और बड़े शायर जयपुर से देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं। तो ये खास आप ड्रामों का आगाज और खूबसूरत आगाज था ये। वो वाकई थिएटर जुनून है। अगर थिएटर में जुनून ना हो तो नहीं हो सकता, चाहे वो आप बंबई में बैठे हों या टोरंटो में बैठे हों। तो मगर साहब ऐसा है कि अक्सर घर वाले और मौलवी साहब ड्रामे को जो है अच्छा नहीं समझते। आपके साथ क्या हुआ? अरे भाई, मेरे साथ तो बहुत हुआ। मैं तो चोरी चोरी, छुपे छुपे, डर डर के, घर वालों से बच बच के मैं ड्रामे करता था। और घर वाले बहुत, वो बिल्कुल जासूसी निगाहों से देखते थे। ये कहाँ जा रहा 2-4 जासूस छोड़ दिया था पीछे कि ढूंढो ये कहाँ जाता है, क्या करता है। मैं आपको कहूं, आपको हंसी आएगी कि मैंने एक प्ले किया जब मेरी उम्र थी 15 साल। और जो एक्टर्स मेरे साथ काम कर रहे थे, उसमें जो हीरो था वो 40 साल का था, और जो हीरोइन जो थी वो 30 साल की थी, और मैं उनका डायरेक्टर था। वाह। और अब समझ में नहीं आता था क्या करना है, बट ये कि ड्रामे का जुनून तो पागलपन था। सर, मैंने इतना इंजॉय किया
और जब उन्होंने मुझे बुलाया स्टेज पर कि डायरेक्टर को हम बुलाते हैं, तो लोग ढूंढ रहे थे डायरेक्टर कौन है। मैं स्टेज पे आकर खड़ा हो गया, डायरेक्टर कौन है भाई, कौन है डायरेक्टर। तो हमारे कलाकारों ने कहा कि ये हमारे डायरेक्टर हैं। मतलब लोग यकीन नहीं करते थे। मैं इसी से जुड़ा हुआ एक और मैं आपको एक किस्सा सुनाऊंगा। असमत चुगताई साहिबा से मेरी पहली मुलाकात उर्दू ड्रामा कंपटीशन में हुई। वो जज थी कंपटीशन में और 10 नाटक सिलेक्ट किए गए थे और मेरा ड्रामा चौथे नंबर पर था। मैं ड्रामा किया था लाचारे माई। आपा ड्रामा खत्म हुआ और स्टेज पर आ गई और बहुत, आप तो जानते ही हैं कि वो एकदम तेज तर्रार थी, बहुत जज्बाती, और चिल्लाते हुए कहा उन्होंने, मुजीब खान कौन है, कौन है मुजीब खान। मैं डर गया, अल्लाह मैं डर गया। मुझे लगा कि मैंने पता नहीं क्या कर दिया मैंने। अच्छा, वही उम्र 17-18 साल की होगी। तो हम अपने 18 या 19 साल हम कॉलेज से गए थे। तो आपा ने चिल्लाया, तो मैंने डरते डरते कहा कि आपा मेरा नाम मुजीब खान है, तुम इस ड्रामे के राइटर हो, तुमने ड्रामा लिखा है, तुमने डायरेक्ट किया है। आपा मैंने ही किया है। नहीं, झूठ बोलते हो। तो वो हमारे जो एक्टर थे उनको उन्होंने बुलाया, कौन है ये हमारे ड्रामे के राइटर डायरेक्टर है। जब आपा ने कंफर्म कर लिया कि मैं ही उस ड्रामे का राइटर डायरेक्टर हूं, तो उन्होंने ऐसे मुझे होल्ड किया और मुझसे कहा कि मेरे बच्चे मुझे वो जुमला याद है, मेरे बच्चे तूने ये क्या लिखा है, तेरा ड्रामा देखकर मेरी रूह कांप गई है। वाह। और जब भी तू कुछ लिखेगा ना, तू मुझे दिखाएगा, ओहो, मैं देखूंगी और उसके बाद उसको स्टेज करेगा। वाह। तो उसके बाद आपा के घर आना जाना हुआ। 7-8 साल तक मैं उनसे सजेशन लेता रहा, वो मुझे राय देती रही और इतना अच्छा काम किया हमने उस दौर में कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। फिर वो मेरी किताब प्रिंट हुई तो मैंने आपा से कहा कि आपको इजरा करना है। उस वक्त मुंबई में बहुत बारिश थी, शदीद बारिश थी, और आपा उस बारिश में आई हॉल पे, इजरा किया। मैंने कहा आप क्यों आई, तूने बुलाया तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। बोले बारिश हो जाए कुछ भी हो। तो मतलब ये कि उम्र जो है वो कोई मैटर नहीं करती। आप जब काम शुरू करें और आपके काम की पजीराई हो जाए, शुरू हो जाए, तो समझ लीजिए कि आप काम ठीक ठाक सा कर रहे हैं। और मैंने जिंदगी भर ठीक ठाक सा काम किया है। वाह 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 वाह। तो साहब, इसीलिए ठीक ठाक से काम करने पर अरशद अब्दुल हमीद साहब जयपुर से एक बहुत अच्छा कमेंट कर रहे हैं। अरशद भाई कह रहे हैं कि अक्सर माशके घर वालों से छुप कर किए जाते हैं और ड्रामा भी एक मुआशका है, इश्क है साहब। वाह 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 वाह। अरशद भाई क्या बात है। सरवत खान साहिबा कह रही हैं उदयपुर से जिगर। तो मैं, मेरे ख्याल में मैंने कुछ और कह दिया था। अब हम लोगों को बुलाएंगी नहीं, मुझे और मुजीब भाई को उदयपुर, तो हम लोगों को कैसे सरवत खान बहुत काम करती हैं माशाल्लाह, हम लोगों की बहुत अच्छी दोस्तों में। राना शिराज असलम भाई हमारे लाहौर से देख रहे हैं, देखिए माशाल्लाह। और हम कह रहे हैं फयाज अहमद हमारे अलीगढ़ के साथियों में है, कोलकाता से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। और जनाब अगर हारून पटेल भाई हमारे दोस्त हैं बहुत अच्छे, जो कि हैमिल्टन टोरंटो के करीब देख रहे हैं। और उमैर मंजर भाई कह रहे हैं बहुत जोरदार गुफ्तगू। चलिए साहब, बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिल रहा है हम लोगों को, तो बहुत शुक्रिया। इंटरव्यू बड़ा अच्छा होगा जी साहब जी इंशाल्लाह। तो पहला जो ड्रामा था आपने कब लिखा और कहाँ स्टेज किया था? जब मैं था तब मैंने पहला प्ले लिखा था और उसका नाम था इंतकाम के शोले। और बड़ा ही मतलब अजीब और गरीब, आज याद करता हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो बहुत हंसता हूँ कि क्या लिखा था और वो कैसा हुआ। बहर कैफ, लेकिन ये कि शुरुआत थी। और आपा से जो मुलाकात हुई ना, इस्मत आपा से, उससे बहुत फायदा पहुंचा, बहुत फायदा पहुंचा। उन्होंने बहुत चीजें सिखाई, बहुत बातें की और बहुत बहुत मुझे चाहती थी और मेरे काम को सराहती थी और मुझे कहती थी बेटा तुम कुछ भी करो, मुझसे अप्रूवल लिए बगैर तुम ड्रामा स्टेज नहीं करोगे।
हाँ वाह, बहुत अच्छा, ठीक है। बहुत तो अच्छा। मतलब ये कि अ, बचपन में यही, बचपन में कादर खान के ड्रामे हम चोरी करते थे। जब मैं 7th में था तो चोरी कर करके सीन चोरी करते, और वो अपने तौर पे करते, हम लोग अलग जाए करते, मोहल्ले में करते, हमारे मोहल्ले में छोटी सी जगह थी, हम वहां पे करते, दोस्तों को बुला के करते। अब उस जमाने में दाढ़ी दाढ़ी जो है मिलना वो मुश्किल कैसे है। लगाई जाए, कैसे पेस्ट की जाए, तो जहन में ख्याल आया कि क्यों नहीं नाई की दुकान से बाल उठाया जाए और उनको मलमल के पेपर पे, मलमल के कपड़े। कपड़े पर उसको सिला जाए, और सिला जाए, उसको चिपकाया जाए। हाँ। भाई सिल तो दिया, चिपकेगा कैसे वो, गम कौन सा आएगा? तो वो गम जिससे हम अपने पेपर चिपकाया करते थे, वो लगा दिया, ओके। वो, और वो गिर जाती थी। हम्म, फिर जहन में आया कि क्यों ने धागा बांध दिया जाए, तो एक धागा यहाँ, एक धागा बांध पीछे बांधा। तो बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए साहब, टेक्निक्स। बड़े बड़े एक्सपेरिमेंट किए। कोई चीज इतनी आसानी से मिली नहीं, बहुत वाह, बहुत मेहनत की, बहुत मुश्किल से बहुत होता है, बहुत कोशिशें की, मुश्किल है। बहुत। जी हाँ, और ये मुश्किलात आज तक जारी है, मुझे पता है, जी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, इस जंग में खत्म मैं भी नहीं हुई। शामिल हूँ, इसलिए अच्छा, जी बड़े मजे की बात आपने कोई 40-50 साल पहले की बात मुझे भी याद दिला दी कि कलकत्ते में हमारा पहला ड्रामा जो हमने लिखा था उसका भी नाम इंतकाम था, और वो महज अच्छा, महज इत्तेफाक है। और वो लेफ्ट फ्रंट से, उस जमाने में हर जवान जो था वो कम्युनिस्ट, वो झंडा लिए घूमता था, लाल सलाम, तो उससे बड़ा मुतासिर थे हम लोग भी। तो वो वही बात है कि उस स्क्रिप्ट को आज देखते, हमने कहीं शामिल नहीं किया उसको किसी किताब में, मगर देखता हूँ तो हंसी आती कि भाई ये क्या लाल हाँ, झंडा लिए घूम रहे थे, समझे साहब। अच्छा, एक बहुत दूर से हमारे दोस्त, बहुत अच्छे रिसर्च स्कॉलर अंजर हाशमी भाई देख रहे हैं इंडोनेशिया से, और ओ, जनाब देखिए, आपको सलाम कह रहे हैं, जी, मोहब्बत भरा सलाम पेश है इंडोनेशिया से। देखिए, आपको यार पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। आप जो काम कर रहे हैं, बड़े बड़े लोग देखिए आ रहे हैं, माशाल्लाह। मुमताज हुसैन भाई हमारे बड़े अच्छे दोस्तों में हैं, और ये भी थिएटर के आदमी हैं, और ये न्यूयॉर्क से देख रहे हैं, और आपको, ओ, हाँ, अभी इन्होंने कमेंट नहीं किया है, मगर मैं क्योंकि जानता हूं मुमताज भाई को, तो इसलिए आपको बता रहा हूँ। ये जो प्रेमचंद का प्रोजेक्ट है, मैं इसको प्रोजेक्ट कहूंगा, कि इसका ख्याल आपको कैसे आया? यानी लोग प्रेमचंद का एक ड्रामा करते हैं, दो करते हैं, ये किसी और ने इतना डेडिकेटेड होकर ड्रामे की पूरी सीरीज लाइन में लगा दी, इसके बारे में बताएं। देखिए 2005 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये ऐलान किया हम्म, कि प्रेमचंद की ये 125वीं बर्थ एनिवर्सरी है, हम्म, इसको बहुत आला पैमाने पर सेलिब्रेट किया जाएगा। हम्म, हमने सोचा कि प्रेमचंद को ट्रिब्यूट हम कैसे पेश करें। हम्म, जहन में बहुत सारे ख्यालात आए। प्रेमचंद के बहुत सारे ड्रामे भी हैं, लेकिन वो ड्रामे बहुत तवील हैं, उनको एडिट करें, काट छांट करें, तो हमें ख्याल आया क्यों नहीं प्रेमचंद की कहानियों को ड्रामों का रूप दिया जाए, अच्छा, वाह, और वो ड्रामे प्रेमचंद के नाम से ही मंसूब किए जाएं। हम्म, ड्रामेटाइज हम करें, हम्म, लेकिन राइटर प्रेमचंद ही हो, हमारा नाम कहीं ना हो। हम्म, तो ये एक बहुत बड़ा ट्रिब्यूट था हाँ, कि एक राइटर की मौत के बाद हम्म, उसकी कहानियों को ड्रामेटाइज करना और उसी के नाम पर करना। तो वंडरफुल, मुंशी प्रेमचंद के की 315 कहानियां और मुंशी प्रेमचंद के 315 ड्रामे। ओहो, हम्म, जब पहला शो हमने किया तो मुझे लोगों ने कहा कि यार तुम पागल हो यार, प्रेमचंद को कोई पढ़ना नहीं चाहता और तुम प्रेमचंद पे ड्रामे कर रहे हो। तो मैंने कहा कि भाई ऐसा है कि ये मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूं। मैंने कहीं प्रेमचंद का एक जुमला पढ़ा था, उन्होंने ये लिखा था कि जब उनसे पूछा गया कि आप कहानी कैसे कंसीव करते हैं, तो उन्होंने कहा कि पहले मैं अपनी कहानी के बेसिक प्लॉट को 7-8 लाइन में अंग्रेजी में लिखता हूं, अरे वाह, और अगर उस प्लॉट में मुझे ड्रामा नजर आता है तो मैं कहानी लिखता हूं, वरना नहीं लिखता। ओहो, बहुत बड़ी तो जब इंफॉर्मेशन। एक लेखक अपने बेसिक प्लॉट में ड्रामा खोज रहा है, तो उसकी कहानियों में किस कदर हाँ, ड्रामा होगा, होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। वाह वाह वाह, बहुत अच्छा। मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर लगातार लगातार जब हम ड्रामे करते गए, तो हमें ये लगा कि ये तो साहब ऐसा है कि ये पुरानी शराब है, इसका नशा जो उतरेगा नहीं। हाँ,
बिल्कुल। हम पीते गए और इस कदर मखमूर हो गए कि हम बयान नहीं कर सकते। हमें बहुत लोगों ने इस सफर में बहुत लोगों ने हमको रोका, मत करो मत करो मत करो। मैंने कहा भैया क्यों नहीं करो? तुम कहते हो मत करो, मैं कहता हूं क्यों नहीं करो। और मैंने किसी की बात नहीं मानी और मैं लगातार मैंने अपने सफर को जारी रखा। 2005 से लेकर 2023 तक, आज तक आदाब मैं प्रेमचंद हूं सीरीज चल रही है। वाह। मगर ये मेरे ख्याल में हर हफ्ते एक ड्रामा पेश कर रहे थे आप। हाँ, हम पहले हर हफ्ते कर रहे थे, जो कहानियां अब खत्म हो गई। अब उनकी एक कहानी रह गई है जो रानी सारंदा, उस पर हमको ड्रामा करना है। हमने अपने फेस्टिवल में उनकी एक नई वो कहानी जिस पर ड्रामा हमने नहीं किया था, हमने वो ड्रामा किया, गंजेपन की दवा। गंजेपन की दवा, ये ड्रामा जो हमने नहीं किया था, हमने इस फेस्टिवल में उस ड्रामे पे उस कहानी पर ड्रामा किया। अब एक कहानी रह गई है रानी सारंदा, वो भी हम बहुत जल्द कर लेंगे। मगर ये कोई आसान काम नहीं है वाकई, एक हर हफ्ते भी करना या महीने में एक करना, एक ड्रामा लेकर के चलना। और ये आर्टिस्ट वही होते थे या रिपीट दूसरे बच्चे भी आ रहे थे उसमें? देखिए, हमारे जो बेसिक एक्टर्स हैं, हमारे आइडिया जो एकेडमी हमारी है उसमें 10 जो बेसिक एक्टर्स हैं वो हैं, और बाकी ये तो जो हमारी हैं। एकेडमी है वो ट्रेन है, लोग चढ़ते हैं, स्टेशन पर उतर जाते हैं, ट्रेन चल रही है। हाँ। तो 10 एक्टर्स जो हैं वो बदलते नहीं हैं, बाकी एक्टर्स आ रहे हैं और जा रहे हैं। और आपको मैं ये कहते हुए मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैंने इस साल जब प्रेमचंद फेस्टिवल मैंने किया, प्रेम उत्सव, तो उसमें एक दिन 3 अगस्त को मैंने मल्टीलिंगुअल ड्रामे किए। प्रेमचंद तमिल में, प्रेमचंद अंग्रेजी में, प्रेमचंद सिंधी में, प्रेमचंद मराठी में, प्रेमचंद गुजराती में, 5 भाषाओं में एक ही मंच पर ड्रामे किए गए। देखने वाले 5 भाषाओं के लोग थे। वाह वाह वाह। तमिल आपको आती नहीं है, लेकिन आप बैठ के तमिल ड्रामा देख रहे हैं। प्रेमचंद के ड्रामे आप समझ रहे हैं। हमारा एक मकसद ये भी है कि हम भाषाओं को जोड़ना चाहते हैं। कोई ये ना कहे कि साहब मराठी भाषा मेरी है, मैं कहता हूं मराठी भाषा मेरी भी है, हाँ। गुजराती भाषा मेरी भी है, तमिल मेरी भी है, तेलुगु मेरी भी है, कन्नड़ मेरी भी है। जितना हक उन भाषाओं पर तेलुगु वाले का है, उस भाषा पर उतना हक मेरा भी है। हाँ, बिल्कुल। मैं हिंदुस्तानी हूं, बिल्कुल। मैं तमाम भाषाओं को अपनी भाषा मानता हूं। इसलिए 8 अक्टूबर मुंशी प्रेमचंद की डेथ एनिवर्सरी है। उस मौके पर मैं 10 मुख्तलिफ भाषाओं में प्रेमचंद के ड्रामे कर रहा हूं। वाह, वंडरफुल वंडरफुल। ये तजुर्बा जो है, बात पता नहीं आपको शायद पता हो कि 25 साल तक, यानी अभी पिछले दिनों एनिवर्सरी हम लोगों ने सिल्वर एनिवर्सरी मनाई, रंगमंच कनाडा जो हमारा ग्रुप है, और हम 10 इंडियन ड्रामों में, इंडियन जबानों में ड्रामा स्टेज, एक किसी राइटर का नहीं, मुख्तलिफ राइटर्स की। उसका कॉन्सेप्ट यही था कि सारी जबान जो है वो हमारी है, और मिल करके उर्दू वाले को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है कि साहब वो तमिल कम हम कैसे देखें, तमिल की कहाँ से आप लेके आ गए। तो हमने उनको बताया कि यार तमिल वाला भी मुझे बाहर यही कह रहा था कि जावेद साहब हमें तो नहीं आती। तो हमने दोनों को मशवरा दिया कि यार जब तमिल ड्रामा हो रहा हो बैठकर देखो, वरना बाहर जाके यार आधा घंटे के लिए कॉफी पी के आओ। आ करके वो ड्रामा एक ही दिन 10 ड्रामे एक ही मंच पे करवाए हमने। मगर जो बड़ा काम किया था वो ये था कि $10 के 10 ड्रामे, यानी एक $1 का एक ड्रामा, यानी $10 टिकट तो है, मगर उसमें आप 10 ड्रामे देख रहे हैं। ये तजुर्बा बहुत अच्छा रहा था, बहुत किया। मगर उसकी 25वीं सिल्वर जुबली हमने मना ली, तो अब वो दोबारा हम दूसरे ड्रामों पे आ गए हैं। मगर ये बहुत अच्छा है, हमारे लोगों को करना चाहिए। मैं भी अपने दोस्तों को इनकरेज करता हूँ। बल्कि टोरंटो में ये जो सिलसिला हमने शुरू किया था, अब दूसरे लोग भी ऐसे कर रहे हैं, दूसरे लोग भी डिफरेंट उर्दू के और दूसरे ड्रामे आ रहे हैं सब। मगर ये सारा जो ड्रामा, हमारे असलम फारूकी भाई देख रहे हैं हैदराबाद से, आपको सलाम कह रहे हैं, और नुक्कड़ नाटक के ड्रामे हवाले से सवाल कर रहे हैं। भाई ये सवाल है हमारे पास, तो अभी थोड़ी देर के बाद हम इसको लेंगे।
तो जनाब, ये जो हमें भी प्रॉब्लम है कि ड्रामा बंबई में हो या टोरंटो में हो, दुनिया के किसी, ये इश्क नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो इसकी ड्रामे की फंडिंग आप कौन करता है? अब ये सवाल ऐसा है कि बहुत लोग मुझसे सवाल पूछते हैं, क्या ये फंडिंग कहाँ से होती है, आप इतने शोज कर कैसे पाते कैसे हैं? लेते हैं? हाँ। मुझे हमारे इप्टा के एक सीनियर मेंबर ने भी मुझसे पूछा था, यार ये आप कैसे करते हो? देखिए, मैं आपको एक बात बहुत वजाहत से बयान कर दूं कि मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स कंडक्ट करता हूं। हाँ। मैं कॉर्पोरेट वर्कशॉप करता हूं, मैं स्कूलों में वर्कशॉप्स करता हूं, मैं कॉलेज में वर्कशॉप्स करता हूं, वाह। और मैं बहुत सारे वर्कशॉप्स पूरे साल करता हूं। वो जो पैसे मेरे पास आते हैं, जो मेरी मेहनत के पैसे हैं, जहां मैं अपना पसीना बहाता हूं और घंटों मेहनत करता हूं, वो सारे पैसे लाकर मैं डाल देता हूं थिएटर में। गुड, बहुत अच्छे। और ये मुझे यकीन होता है कि थिएटर से मुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा, इस यकीन के साथ। हाँ। तो जब मुझे यकीन है कि एक पैसा नहीं मिलेगा, तो अगर मेरे पैसे डूब गए तो मुझे रंज नहीं होगा। नहीं होता है जी। हाँ। अगर मैं एक्सपेक्ट करूं कि मुझे थिएटर से 100 रुपए कमाई होगी। लगाने के बाद 200 रुपए मिलेंगे, और मैं अगर वो 200 रुपए मुझे ना मिले, तो मेरा तब दिल अफसोस। दुखों से भर जाएगा और हम्म। मैं थिएटर करना छोड़ दूंगा। हम्म। मैं थिएटर में सर्वाइव इसलिए कर रहा हूं कि मैंने थिएटर से 1 रुपया एक्सपेक्ट नहीं किया है। गुड, बहुत अच्छे। प्योरली नियत पर है, नियत। हम्म। हम्म। करना है मतलब करना है। बिल्कुल आप बिल्कुल। ये सोचें कि उससे मुझे क्या प्रॉफिट और क्या लॉस। थिएटर में प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं है। है ही नहीं, बिल्कुल नहीं। जो लगा दिया उसे भूल जा। भूल जा। आमिर फारूकी भाई देख रहे हैं ग्वालियर से, आपको सलाम कह रहे हैं। और जैसे जैसे दोस्त आते जाएंगे मैं बताता रहूंगा। हमारे वक्तों में, यानी मैं आज से 40-45 साल के पहले की बात करूं, कलकत्ता छोड़े 45 साल हो गए, तो उर्दू ड्रामे का उस वक्त जो टिकट हुआ करता था, जो हम लोग करते थे, वो जो इंतकाम ड्रामा आपको बताया, वो कलकत्ता के कला मंदिर में हुआ था। और वहाँ उस जमाने में टिकट से ज्यादा वो सोविनियर निकालने पे, और हेटेड कि वो जो सोविनियर जी हाँ। वाला मामला है कि एक भिखारी की तरह आप जा रहे हैं और उसको मांग रहे हैं कि भाई एक पेज का दीजिए आदर। आई नेवर जी लाइक, हाँ। मुझे, मगर जी कुछ दोस्त थे वो लोग करते थे, कर लेते थे। तो उस जमाने में मगर जो टॉप क्लास का टिकट होता था वो 25 रुपए का होता था मुझे। हाँ, राइट और राइट। लोग समझते थे बिल्कुल। साहब 25 रुपए एकदम बहुत ही अच्छा हम्म। टिकट है। आज जो है आपके ड्रामों के टिकट कितने के होते थिएटर पर डिपेंड करता है कि आप किस थिएटर में प्ले कर रहे हैं। हैं? नॉर्मली हम टिकट रखते हैं 200 रुपए, अच्छा। और ये टिकट 200 से बढ़कर 300-350 जाती है, थिएटर के हिसाब से, जब थिएटर जहां पर है हाँ, वो जैसा हिसाब हॉल। से। ठीक है। जी थिएटर। हम्म। क्योंकि आजकल फिर मैं दिल्ली वालों को देख रहा हूँ कि सब कॉर्पोरेट शोज कर रहे हैं, 500-500 रुपए टिकट है। तो कॉन्टेक्ट्स भी है, और वो हमारे सईद भाई करते हैं, तो उनके जी। टिकट देखता हूँ 500 रुपए का, तो हैरत भी होती है, 1000 रुपए 500 रुपए के टिकट लोग लेके देख रहे हैं। मगर ये जो सिलसिला है, ये उर्दू वालों के यहाँ ये मिजाज नहीं बना है। आई नो दैट, समझे, कि मराठी या गुजराती ड्रामों का एक कल्चर है, समझे। है बिल्कुल। बैंक का मैनेजर बंगाली भी का भी है, है। और बैंक का जो चपरासी है, जो चाय लेकर आता है बैंक के मैनेजर के पास, बड़े फख्र से कहता है कि साहब फला ड्रामा हमने देखा सर, कल आपने देखा था या नहीं देखा। जी। ये साहब हमारे यहाँ नहीं हुआ है। लोग जो है वो शौक से वो लोग देखते हैं। क्या आपके ड्रामे ऐसे मकबूल होते हैं जिसमें हाई अप्स और लो अप सब जा रहे हैं, देख रहे हैं? देखिए, हमारे यहाँ भी जो जो नॉर्मली जो जेंट्री हमारे यहाँ है, वो प्रोफेसर्स हैं, टीचर्स हैं, अच्छा। डॉक्टर्स हैं। ये हमारे यहाँ बहुत रेगुलर है। और हमारे यहाँ फैमिली ऑडियंस बहुत है। गुड। हमारे यहाँ खवातीन, अभी हमने प्ले जो किया था इश्क जले तो जले, ऐसा वहां पर भिवंडी में, तो थिएटर में 60% जो ऑडियंस थी वो औरतें थी। वाह वाह। तो जो कि अगर बड़ी बात है, बहुत औरतें बड़ी। आप आपके ड्रामों को देख रही हैं, तो वो अपने शौहरों को भी खींच के लेके आएंगे, हम्म। भाइयों को भी लेकर आएंगे। तो लेकिन प्रेमचंद के जो ड्रामे हम यहाँ करते हैं, उसमें मिली जुली ऑडियंस होती है। और इस बार तो बड़ा ताज्जुब हुआ
कि प्रेमचंद के ड्रामों को देखने के लिए यंग क्राउड आया, 18 से 23 साल का, जिसको हम हमेशा मिस करते थे। और मैंने स्टेज से कहा भी कि ये बहुत बड़ी बात है कि हैरी पॉटर के दौर में हमारे बच्चे प्रेमचंद को देखने आए हैं। वाह। वरना जावेद भाई, मैं आपको बताऊं एक वाकया। मैं बहुत पहले 7-8 साल पहले मैं एक स्कूल में गया और मैंने प्रेमचंद के प्ले मैं कर रहा था, तो मैंने एक बच्चे से पूछा प्रेमचंद का फोटो दिखाते हुए कि ये कौन है। तो बच्चे ने कहा कि ये अंकल कौन है। जब हमारे यहाँ हमारे राइटर्स, हमारे पोएट्स ये अंकल बन जाएंगे तो हमारे समाज पर बहुत बुरा वक्त आने वाला है। आने वाला है, बल्कि हाँ, आ चुका है। आ चुका है कि हमारे बच्चों को पता नहीं है कि ये प्रेमचंद है, ये टैगोर हैं, ये निराला हैं, ये गालिब हैं, मालूम नहीं उसको। मालूम नहीं। तो उसका रीजन जो है हम खुद हैं कि हमने अपने बच्चों को कभी इन लोगों से मिलवाया ही नहीं, वो माहौल रखा ही नहीं हमने घर में, तो हमारे बच्चे क्या जानेंगे। तो मुझे बड़ा अफसोस हुआ। फिर मैंने उनके प्रिंसिपल से कहा कि आप मेहरबानी करके इन बच्चों को कम से कम ये तो बता दीजिए कि हमारे लेखक और हमारे पोएट कौन थे, कम से कम बच्चे ये तो इतना जान जाए। तो ये पोजीशन है अंग्रेजी स्कूलों में और इंटरनेशनल स्कूलों में। साहब, आपकी मुंबई से, मेरे जबान से अभी भी बम्बई निकलता है। आपकी पड़ोसी हमारी बहुत अच्छी दोस्त मासूमा रूह वाला देख रही हैं बॉम्बे से, और वो भी आपको आदाब कह रही हैं। और हमारे एक भाई हिंदी में कमेंट्स कर रहे हैं लगातार, और सॉरी ब्रदर, मैं स्कूल में हिंदी में फेल हो गया था, इसलिए हिंदी पढ़नी नहीं आती, तो जरा सा आप उसको रोमन में भी लिख के दें। और जनाब आयशा सिद्दीका साहिबा देख रही हैं, मेरे ख्याल में चेन्नई मद्रास से, और आपको सलाम कह रही हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। इसी तरह बताती भी जाएं कि आप कहाँ से। प्रवास शीतल भाई देख रहे हैं, मगर ये नहीं बता रहे हैं कि कहाँ से देख रहे हैं, तो इसलिए जब जरूर बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और जनाब, उर्दू स्टेज ड्रामा करने के लिए सबसे बड़ा मसला, सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल क्या है? थिएटर आप कहाँ स्टेज करेंगे, और थिएटर इतने महंगे हैं बहुत कि आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। हाँ। और उन थिएटरों में आप जब टिकट रखते हैं तो वो थिएटर की रेट्स की जो रेंट है वो हिसाब से आप उसका टिकट रखेंगे, तो वो उतना टिकट लोग खरीदते भी नहीं। तो चाहे मुंबई हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हिंदुस्तान का कोई भी शहर हो, वहां सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो थिएटर का है। हमारे यहाँ मराठी जब प्लेस होते हैं तो सरकारी थिएटरों में मराठी नाटकों के लिए रेंट कम है, दूसरे भाषाओं के नाटकों के लिए रेंट ज्यादा है। ये गलत बात, तो वो हम अफोर्ड ही नहीं कर पाते हैं। तो हम क्या करते हैं, हमने अपने वेन्यूज क्रिएट किए। अच्छा, जैसे मैंने क्या किया, मैं शुरू से अपने वेन्यूज में क्रिएट करता रहा। मैंने 2005 में अपना वेन्यू क्रिएट किया। मैं एक लाइब्रेरी को मैंने कन्वर्ट किया था थिएटर में। दिन भर वो लाइब्रेरी रहती थी और शाम में वो स्टेज बन जाता। वहां हम कर्टन लगा देते, विंग्स खड़ी कर देते, और वहां पर हम शोज करते। फिर वो जगह हमने छोड़ी, फिर हमने कॉलेज में हम गए, वहां पे हमने एक क्लासरूम को थिएटर बनाया। तो हम हमेशा एक्सपेरिमेंट करते रहे। थिएटर महंगा है तो ड्रामा छोड़ दें, थिएटर अवेलेबल नहीं है तो ड्रामा करना बंद कर दें, ये हमने नहीं किया। शो मस्ट गो ऑन, शो होगा और लगातार होगा और होता रहेगा, बंद नहीं होगा। नई जगह मिलेगी रोड पे करेंगे, नई जगह मिलेगी गार्डन में करेंगे, चौराहे पे करेंगे, स्टेशन पे करेंगे, लेकिन ड्रामा करेंगे। गुड गुड, आई सैल्यूट। मगर गार्डन की बात जो आपने बड़ी अच्छी कही, यहाँ क्या होता है, यही सारे मसले हैं। स्टेज जो है अवेलेबल नहीं है, और सालों अवेलेबल, यानी एक साल, अभी अगले साल जो करना है उसकी बुकिंग अभी हमें करनी पड़ रही है, एक साल पहले। और वही है कि प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। कम से कम, बहुत ही कम जो है किराया, वो $1,000। अरे बाप रे बाप, $1,000 जी साहब, ये बहुत मिनिमम। और अगर अच्छा जो है हॉल, उसके $3,000 से $5,000 पर इवनिंग, 4 घंटे के।
तो इसका मतलब है कि ड्रामा जो है कम से कम $50 का टिकट हो तब वो अफोर्ड कर सकते हैं, तो वो बहुत मसला है। मगर बात फिर उसकी हम आते हैं कि गार्डन के ऊपर। यहाँ टोरंटो में ये होता है, कनाडा में, कि गर्मियों में, क्योंकि सारा कुछ गर्मियों का मामला, गर्मी बड़ा एंजॉय करते हैं ये लोग, तो थिएटर जो है शेक्सपियर पार्क में करते हैं, शेक्सपियर इन द पार्क, समझे। और ऑडियंस भी वैसे ही है, वो कम्युनिटी सेंटर की तरफ से अनाउंस किया जाता है कि साहब जो मैकबेथ है या फला ड्रामा है वो फला दिन शाम के 5 बजे जो है फला क्या बात पार्क में होगा। तो लोग जाते हैं और उसमें 20, 25, 50 लोग ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। मगर जैसे जैसे वो एक सीन हो रहा है एक मकाम पे, और जब सीन बदलता है तो वहां नहीं करते, वो दूसरा सीन उन्होंने थोड़े से आगे बना के रखा हुआ है। वाह तो लोग वाह चल वाह एक्टर सब चल के वहां जाते हैं और पब्लिक वाह पीछे पीछे वहां पहुंचती है। वाह वाह ये जो वाह पब्लिक पीछे पीछे चल रही है तो और लोग भी फिर उसमें शामिल, कारवां बनता वाह, गया मामला है कि वहां बहुत जाकर खूब, के खड़े हो जाते हैं। ये बहुत खूब। एक्सपेरिमेंट मुझे बहुत अच्छा लगा कि साहब ये जो तजुर्बा है, मगर ये तजुर्बा उर्दू वालों के अंदर नहीं है, नहीं नहीं समझे, बिल्कुल नहीं करते हैं। रफत नहीं नहीं, विलायत जाफरी साहब लखनऊ में थे, आपको याद होगा, थिएटर वाले। जी मैं जानता हूँ विलायत जानते जाफरी हमारे बड़े अच्छे सीनियर दोस्तों में थे, बहुत मानते थे मुझे। हैं तो विलायत जी जाफरी ने मुझे बहुत बार कहा कि जावेद, मेरे पास हमने एक सीडी तैयार की है, अनारकली, और उसमें तुम 10 लोगों को तैयार कर लो, लिप सिंक करना होगा सिर्फ। सीडी जो है वो लाइट एंड साउंड प्रोग्राम जैसे होता है उस टाइप का है, मगर इसके लिए किसी पार्क में करना होगा। अच्छा, मुझे बड़ी खुशी हुई कि विलायत जाफरी ने मुझ पर भरोसा किया, जी ट्रस्ट किया जी कि ये कर लेगा। मगर जब यहाँ उसको एक्सपेरिमेंट के तौर पे हमने कोशिश की, बातचीत की, ऑडियंस ने, उर्दू वाले ओह नहीं समझे, वो कि सो ये एक बड़ा प्रोजेक्ट था इसको करना। मगर उसी दौरान फिर विलायत जाफरी साहब का इंतकाल हो गया। अच्छा, उन्होंने कहा था कि यार तुम तैयारी करो, फिर वो कैसेट मुझसे मंगवा लेना, सीडी। अब वो इनका इंतकाल हो गया, तो अब हमने मोहसिन खान को भी लिखा कि यार विलायत जाफरी भाई ने कहा था, तो कोई सूरत से वो सीडी तो मुझे दिलवाओ। तो अगर कभी आ गई तो करेंगे। तो आप जो बता रहे हैं, तो ये सारा मसला तो उर्दू के ड्रामे के साथ है। आपने हजरत सैकड़ों ड्रामे कर दिए, जी गिनती नहीं उसकी, मगर क्या कुछ जहनियत बदली हमारे लोगों की, या मुस्तकबिल में इसके आसार नजर आते हैं? देखिए मैं ये हालांकि अक्सर लोग मेरी बात का बुरा मान जाते हैं, मैंने ये कहा है कि उर्दू अदब का सौतेला बेटा ड्रामा है और उसको उठा के बाहर फेंक दिया है। वो गिर रहा है, पड़ रहा है, जलील हो रहा है, किसी को फर्क उससे नहीं। कोई फर्क नहीं। हम हाँ। जो है मुशायरों में लगे हुए हैं, हम्म, हम जो बड़े बड़े कवि सम्मेलन कर रहे हैं, बड़े बड़े मुशायरे कर रहे हैं, लेकिन एक अच्छा ड्रामा हम नहीं करते और हम नहीं देखते, देखने भी नहीं जाते। हम्म। तो सबसे ये बड़ी बात तो है, देखने नहीं जाते। देखने भी नहीं जाते हैं। और भाई मैं कहता हूं कि आप कम से कम देखकर तो हौसला बुलंद कीजिए हमारा, देखने भी नहीं आते। हम्म। और जब लेकिन हमारे साथ, हाँ, देखेंगे इनके नहीं। मुकाबले में हम्म, इनके मुकाबले में हमारे बिरादर वतन के दूसरे हमारे जो साथी हैं वो हमको इनकरेज करते हैं। हाँ, हमारे जो साथी हैं वो हमको इनकरेज करते हैं। हमारे यहाँ गुजराती वाले आते हैं, मराठी वाले आते हैं, उनकी जो मोहब्बत है वो बेपनाह है। बहुत। इसीलिए मैं लोकमान्य तिलक पे ड्रामा करता हूं, और लोकमान्य तिलक ड्रामा जो है बेहद पॉपुलर है। वाह। किसी एक उर्दू वाले से पूछिए कि आपने ड्रामा देखा है क्या, वो नहीं कहेगा देख, नहीं देखा है। नहीं देख। हम्म, अभी सर मैं बताऊं, मैं परसों यानी साहब जोधपुर गया था। मैंने जोधपुर में ये ड्रामा किया। 750 800 लोग थे। ड्रामे में 2 बार स्टैंडिंग ओवेशन दिया ऑडियंस ने, वाह। और इतना प्यार दिया ड्रामे को, इतना प्यार दिया कि मैं बयान नहीं कर सकता। मतलब उन्होंने ये कहा कि हम महसूस कर रहे थे कि लोग की मंच पर खड़े हैं, आकर हमें संबोधित कर रहे हैं, हमसे बात कर रहे हैं। और ड्रामा खत्म होने के बाद लोग थिएटर से जा भी नहीं रहे थे, जाते नहीं। थिएटर में खड़े हैं। हाँ। भाई ड्रामा खत्म हो गया, घर जाओ। हाँ। नहीं, वहीं खड़े, डिस्कशन एक हो। एक 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 एक्टर के साथ फोटो खिंचवा रहे हैं। तो ये मोहब्बत, ये प्यार
जो आपको मिला है, ये हम हमेशा उर्दू वालों से चाहते रहे हैं, लेकिन उर्दू वालों ने कभी इस किस्म का जो टूट कर प्यार हमसे नहीं किया। तो ये आपने कहा ना मुआशके वाली बात है, तो वो हमको ऐसी समझते रहे कि भाई ये इनका जो इश्क है वो उसको उसको छुपाया जाए, उसको देखा ना जाए। उन्होंने उसको छुपाए रखा, हमसे दूर रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें तो बहुत लोग मिल जाएंगे, बहुत लोग देख रहे हैं, और आपकी दुआओं से हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और इन्हीं लोगों के बीच में कर रहे हैं। अभी मैं फिर धारवाड़ जा रहा हूं, जहां पर फिर यही ड्रामा है, लोकमान्य तिलक ड्रामा में करने जा रहा हूँ। अब्दुल हई खान भाई हमारे बड़े अच्छे मुबस्सिर हैं, तनकीद निगार हैं, बहुत अच्छे लिखते हैं। ड्रामा के ऊपर कम लिखा है इन्होंने, मुझे इनसे शिकायत है, मगर आदमी बुनियादी तौर पे शरीफ आदमी हैं। आपको सलाम कह रहे हैं और कह रहे हैं माशाल्लाह बड़ी कामयाब और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हो रही है। और हो सकता है इसके बाद अब्दुल हई खान साहिब जो हैं वो कुछ ड्रामों की किताबों पे भी मजमून लिखेंगे और ख़ुद भी जाके ड्रामा देखेंगे। ख़ुद आजकल मेरे ख्याल में प्रोफेसर हो गए और कहाँ हैं मैं भूल रहा हूँ, तो ये भी लिखे हैं अब्दुल हई कि कहाँ हो यार आजकल। अंजर हाशमी इंडोनेशिया से लिख रहे हैं, ड्रामा लिखना मुश्किल है क्या या ड्रामे को कैरेक्टर में उतारना मुश्किल है? अच्छा, ये टेक्निकल सवाल है। ये दोनों मुश्किल है। दोनों मुश्किल है, दोनों मुश्किल है, दोनों मुश्किल, दोनों मुश्किल। ये दोनों भाई मैं तो जब भी बात करता हूं मैं वो प्रेमचंद के दायरे में बात करता हूं कि मुंशी जी जब स्क्रिप्ट राइटिंग करते थे, जब वो कहानी लिखते थे, तो उनसे किसी ने पूछा कि ये जो आप अपनी कहानियों में इतने मुख्तलिफ किरदार ले आते हैं, ये आप कहाँ से लेके आते हैं? तो मुंशी जी ने एक जवाब, बहुत बहुत अच्छा जवाब दिया था। कहा कि जिन किरदारों को आप मेरी कहानियों में देखते हैं, मैं उन किरदारों से पर्सनली मिल चुका हूं। वाह वाह वाह। तो आप अगर नाटक में उन किरदारों को ले आए जिन किरदारों को, जैसे मुंशी प्रेमचंद की राइटिंग को हम ये कहते हैं कि मॉडर्न इंडियन लिटरेचर के आर्किटेक्ट रहे वो। उन्होंने जब शुरू किया, उन्होंने कहा कि ये क्या है, क्रिस्माती कहानियां वो लिखी जा रही हैं, परी आ रही है, देव आ रहा है, ये सब बंद किया जाए और ह्यूमन रिलेशनशिप पर कहानियां लिखी। बिल्कुल। और इंसानी रिश्तों पर उन्होंने कहानियां लिखी। तो जो प्रेमचंद के यहाँ जो ड्रामा है वो कहानी में भी ड्रामा है और किरदारों में भी ड्रामा है। वाह। अगर आप प्रेमचंद को पढ़ रहे हैं तो आप इस नुक्ता नजर से पढ़िए। आपका नजरिया ये होना चाहिए कि आप उसमें ड्रामा देख रहे हैं, बेसिक प्लॉट में भी और किरदारों में भी। वाह वाह। तो एक राइटर को मुझे लगता है कि इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि आप जो प्लॉट कंसीव कर रहे हैं वो कितना ड्रामेटिक एंगल्स हैं और जो किरदार आप बना रहे हैं वो कितने ड्रामेटिक हैं किरदार। तो मेरे ख्याल में अंजर भाई आपको जवाब मिल गया। और अमृता प्रीतम का ड्रामा जो है आपका वो सिल्वर जुबली कर गया, ये भी एक बहुत बड़ा वो मामला है। इसकी कुछ तफसील बताइए। मेरी खुशबख्ती है कि अमृता प्रीतम से और इमरोज से, दोनों से मिल चुका हूं मैं, और बल्कि बाद में भी इमरोज से मिला हूं मैं जी। तो आप मिले इमरोज से या अमृता प्रीतम से? इमरोज साहब तो इन दिनों मुंबई में ही हैं। उनको गोल्डन जुबली शो बुलाएंगे हम। अच्छा अच्छा। ठीक। तो ये ड्रामे का इसकी कुछ तफसील बताइए दोस्तों को। ये ऐसा था कि जब हम ये ड्रामा सोच रहे थे लॉकडाउन के दौरान, तो हमने इसके पहले एक ड्रामा किया था साहिर पे, वो अफसाना जिसे अंजाम तक लाना नामुमकिन, वो हमने ड्रामा पहले किया था। उसमें अमृता, साहिर और सुधा मल्होत्रा, ये 3 किरदार थे। फिर हमने सोचा कि साहिर की जिंदगी में, साहिर लुधियानवी की जिंदगी में बहुत ड्रामा है, अमृता प्रीतम की जिंदगी में बहुत ड्रामा है, लेकिन इमरोज की जिंदगी में ड्रामा है कि नहीं। तो हमने इमरोज की स्टडी की और जब हमने इमरोज को पढ़ा तो हमें लगा
कि इमरोज ने पूरे रिश्ते में, उनके जो पूरा रिश्ता था उस रिश्ते में इमरोज ने कुछ नहीं पाया, कुछ नहीं पाया इमरोज ने। वो पूरी जिंदगी उन्होंने अमृता के साथ निकाल, और आखिर में उनके हाथ में कुछ भी नहीं। जब अमृता अपाहिज हो गई तो इमरोज ने सारा काम उनका किया और आखिर तक, आखिरी सांस तक उनके साथ वो जुड़े रहे। तो इस प्ले में इमरोज का जो इश्क है, हमने वो पॉइंट ऑफ व्यू रखा है इमरोज का, कि इमरोज की चाहत, इमरोज की मोहब्बत क्या रही अमृता के लिए, और उसी को हमने फोकस किया। जब ड्रामा खत्म होता है, जब आप ऑडियंस उठती है ड्रामे से, तो वो इमरोज को अपने साथ ले जाती है। वाह, इमरोज के उस पेन को, उसके दर्द को वो साथ में ले जाती है। अमृता की जा बजा नज़में, हमने कुछ एक दो सीन्स हैं जहां पर अमृता जो है वो इमरोज से, जब वो अपाहिज हो जाती हैं तो इमरोज से कहती हैं कि मुझे वहां बिठा दो, मुझे खिड़की के पास लेके चलो, मुझे मेरा पैड दो, वो मेरा कलम दो। फिर कहती है कि वो देखो साहिर की किताब है तलखियां, वो ले आओ। अच्छा, वो तलखियां लाकर देता है इमरोज, तो कहती सुनो पेज नंबर 104 पर लिखा है, वो पढ़ो, नज्म पढ़ो। तो पढ़ते हैं कभी कभी मेरे दिल में। तो वाह, ये सारे सीन जो है वो, जो देखने वाला है उसको बहुत ज्यादा चुभते हैं उसको। कि और वो एक जगह डायलॉग है कि दुनिया में सिर्फ एक चांद है, लेकिन अपनी अपनी धरती पे खड़ा हर शख्स ये समझता है कि वो चांद मेरा है। वाह, 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 तो इसी तरह मैं भी तुमको अपना एक चांद समझता हूँ, वाह, वाह, और चांद भी इस बात का बुरा नहीं मानता, वो हर किसी पे अपनी रोशनी बिखेरता रहता है। वाह, वाह, ऐसे कई जगह पर है जहां पर इमरोज उसको समझाने की कोशिश कर रहा है। एक जगह कहता है कि हम परिंदों के लिए दाने डालते हैं और परिंदे आकर चुग लेते हैं, तुम कुछ प्यार के दाने हवा में उछाल देना, जितनी मेरी चोंच में आएंगे मैं ले लूंगा। वाह, 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 तो बहुत प्ले पूरा जब आप देखते हैं ना, तो वो जो जो इश्क है, जो रोमांस है, वो प्ले में आपको जा बजा नजर आता है, जा बजा दिखता है आपको कि। और वो हमने वहां का भी जिक्र किया है, शमा रिसाले का भी जिक्र किया है अच्छा। कि इमरोज शमा के लिए काम करते थे। वहां से हमने नाटक को शुरू किया है, और करते करते अख्ताम जो है वो अमृता की मौत पर है नाटक का, जहां वो कहती हैं कि मैं तेन फिर मिलांगी। वो आखिरी जो उनकी नज्म है। अब्दुल हई खान साहब, हम फरमा रहे हैं कि आजकल दरभंगा बिहार में है, क्योंकि दरभंगा जो है उर्दू के गढ़ है, बहुत शरफा वहाँ बहुत काम कर रहे हैं, इसलिए अब्दुल हमीद खान भी वहाँ चले गए। और ये कह रहे हैं कि आपका और मुजीब भाई का जो है दर्द मैं समझ सकता हूँ कि थिएटर पे कम लिखा गया है, मुझे भी लिखना है, लिखेंगे ये। तो चलिए साहब, हम लोग इंतज़ार कर सकते हैं कि अब्दुल हई खान क्योंकि शरीफ आदमी है और वादा जो कर रहे हैं करेंगे। हमारे जावेद अंसारी भाई देख रहे हैं, अलीगेरियन हैं सीनियर, और टोरंटो से देख रहे हैं, और हमारे प्रोग्राम में पहली बार शामिल हुए, तो उनको वेलकम। जनाब, ये है कि आप अपना ट्रूप लेकर दूसरे शहरों में भी जाते हैं, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। मैं लेके एक आध बार गया हूं तो बड़ी कबाहत है, बहुत प्रॉब्लम। तो ये कैसे मुमकिन होता है कि कितने लोग जाते हैं इसमें? देखिए, हम लोग, हमारे एकेडमी में 15 एक्टर्स हैं जो ट्रेवल करते हैं, और वो कभी फ्लाइट से जाते हैं, कभी ट्रेन से जाते हैं, कभी बस से जाते हैं, और कभी जो है वो ऐसे ही निकल जाते हैं, जो चीज मिल जाए, जहां तक जो चीज मिल जाए वो सफर करते 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 वहां तक पहुंच जाते हैं। मकसद तो ड्रामा करना ही होता है, और वहां पहुंचने के बाद वो जैसा स्टेज है, जैसी लाइट्स है, जैसा साउंड है, उसको अपने हिसाब से हम करते हैं, और कोशिश करते हैं कि ऑडियंस को वो पूरा मजा दे सकें जो अच्छे सेट, अच्छे लाइट और अच्छे साउंड से आता है। हालांकि हम जानते हैं कि साउंड अच्छा नहीं है, हम जानते हैं लाइट्स अच्छी नहीं है, हम जानते हैं कि स्टेज प्रॉपर नहीं है, फिर भी हम पूरी कोशिश करते हैं कि एक अच्छा प्रोडक्शन हम अपनी ऑडियंस को दिखा सके। वाह, बिल्कुल।
तब दोहा कतर से हमारे बड़े अच्छे दोस्त और अच्छे बड़े शायर अहमद अशफाक भाई देख रहे हैं और आपको आदाब कह रहे हैं, कह रहे हैं उम्दा और मालूमाती गुफ्तगू। तो देखिए और मोहम्मद सालेहीन मज़ाह निगार हैं, कोलकाता से देख रहे हैं और कह रहे हैं आपका इस्तकबाल है। जावेद अंसारी भाई कह रहे हैं बेहतरीन गुफ्तगू और आपको सलाम कह रहे हैं। तो बहुत सारे लोग देख रहे हैं, जमा हैं, बातें संजीदगी से सुन रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि ये सब अपने अपने बस्तियों में, अपने अपने इलाकों में जाकर उर्दू ड्रामे के लिए भी कुछ सोचेंगे और करेंगे। मुशायरे तो होते ही रहते हैं। तो हमारे बुजुर्गों ने यानी उर्दू के सीनियर डायरेक्टरों ने और राइटरों ने अपने ड्रामों के मुतालिक तो थोड़ा बहुत लिखा है कि उन्होंने ये ड्रामा यहाँ किया वहाँ किया, मगर ऑब्स्टिकल्स और एक्सपेरिमेंट्स का नहीं लिखा। हमने नहीं पढ़ा कि किसी उस्ताद ने लिखा हो कि साहब कि हमने ये प्रॉब्लम, आप जो बता रहे हैं कि साहब स्टेज पे गए और वो गिर गया और खुद से खड़ा किया। ये क्या ऐसी तहरीरें जो नई नस्ल के लिए रोड मैप हो कहीं मिलती है आपको? नहीं, मुझे नहीं मिलती साहब। नहीं, मुझे भी और नहीं। मैं अपने उस्तादों से बहुत नाराज भी हूँ कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं लिखा जिससे आने वाली नस्लों को फैज पहुंचे। हमारे उस्ताद जो थे, जितने भी उस्ताद गुजरे हैं, वो सब पुराने हकीम थे। ये सारा नुस्खा जो है साथ में लेकर कब्र में चले गए, किसको बताना ही नहीं कि हमने क्या किया था। मुझे लगता है कि जैसे मैं तो जहां जाता हूं, जो वर्कशॉप कंडक्ट करता हूं, मैं अपने बच्चों को बताता हूं कि मेरे तजुर्बात क्या है। मैं एक दो बातें आपसे भी करना चाहूंगा, यहाँ पर बिल्कुल शेयर करना चाहूंगा। बिहार में एक जगह है मुजफ्फरनगर, अंदर इंटीरियर में। अब वहां पर एक ड्रामा कर रहे थे, इसका नाम था रश्मि रथी। रश्मि रथी जो प्ले है वो महाभारत बैकग्राउंड में है। जब हम गए वहां पर तो मैंने जो मंच देखा वो मंच 10x6 का था। मैंने कहा ये 10x6 पर महाभारत लड़ी कैसे जाएगी? अब वो कहते हैं साहब हमारे पास कुछ भी नहीं है, जो है वो यही है और कुछ भी नहीं है। मैंने कहा आपके पास बेंचेस हैं, बड़ी बड़ी बेंचेस हैं जो स्कूल में बच्चे इस पर बैठते हैं? बोले हैं। मैंने कहा आपके पास जमीन खोदने का बेलचा मिलेगा? बोले है। ले आओ। मैं अपने कलाकारों को लेकर वहां गया, हमने जमीन में गड्ढे किए और उन गड्ढों में हमने बैम्बूस डाले, उन बैम्बूस को हमने टाइट बांधा, उस पर हमने रखी बेंचेस और स्टेज को हमने बड़ा किया। वाह। और स्टेज हमने इतना बड़ा कर दिया कि वो जो 6 जो साइज थी वो 12 फीट की हो गई। अब हमारे एक्टर मूव कर रहे थे, हर तरफ से मूव कर रहे थे। हम उन लोगों ने हमसे कहा कि साहब हमने ऐसा पहली बार देखा, ऐसा कभी हुआ नहीं इधर पे। हम तो उसी पे करते हैं, 10x12x6 पर करते हैं। तो आपको ये सोचना पड़ेगा कि थिएटर में आप सिर्फ ड्रामा नहीं कर रहे हैं, आप थिएटर में एक वर्कर भी हैं, आप थिएटर में एक मजदूर भी हैं। आपको मजदूरी करनी है साहब। अच्छा मुझे स्टेज मिल जाए, अच्छा सेट मिल जाए, बड़ा सा हॉल मिल जाए, अच्छी लाइटिंग हो, अच्छा साउंड हो, अच्छे एक्टर्स हो, तो मैं अच्छा ड्रामा करूंगा। ये नहीं होता। नहीं हो तो नहीं करूंगा। ये क्या बात हुई बताइए आप मुझसे। नहीं साहब, कोकन एक जगह है हमारे यहाँ महाराष्ट्र में। हम वहां गए, हम ड्रामा कर रहे थे कबीरा खड़ा बाजार में। वहां गए तो मालूम पड़ा कि 20-20 रुपए की 500 टिकट बिक गई है और उस दिन जो है शादियां बहुत हैं, इसलिए मंच नहीं बनाया। अरे पर तुम ड्रामा यार, मंच नहीं तो ड्रामा कैसे होगा? साहब क्या करें, अब आप मैनेज कीजिए। बोले एक गांव था, तो मैंने कहा देखो एक काम करो, क्या तुम्हारे गांव में कई ट्रक वरक है? हाँ साहब, यहाँ पर बॉम्बे ट्रक जाते हैं। मतलब 2 ट्रक मंगाओ। 2 ट्रक मंगाए गए। एक ट्रक को हमने खोल दिया, वो हमारा स्टेज बन गया, और एक ट्रक को दूर खड़ा किया, उसकी हेडलाइट ऑन कर दी, वो लाइट्स बन गई। और छोटे से गांव में कर रहे थे तो हमें डायलॉग के साउंड का प्रॉब्लम नहीं था। और हमारे कैरेक्टर से हमने कहा कि चीख कर बोलो। कैरेक्टर ने चीख कर बोला। वो 500 जो लोग आए थे
उन्होंने ड्रामा एंजॉय किया। और मैंने उनसे कहा, जो लोग प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रहे थे, मैंने कहा इनका क्या कसूर है बेचारों का, हाँ, इन्होंने जो टिकट आपके लिया। 20-25 रुपए की टिकट लिए। मैंने कहा मैं बिना प्ले किए नहीं जाऊंगा, मैंने कहा मैं प्ले करूंगा यहाँ पर। और साहब मैं प्ले करके निकला। तो ये एक्सपेरिमेंट आपको बार बार, आपको कहीं ना, आपको करना पड़ेगा। तैयार आप रहना, मैदान छोड़कर भाग नहीं सकते कि भाई मैं नहीं करूंगा, ये मुझसे नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। तो हमने ऐसी कई जगहों पर इस तरह के लातादाद, अब सोचिए आप, मैं शो कर रहा हूं जोधपुर में और मेरा सेट आ रहा है अहमदाबाद से, 900 किलोमीटर मेरे सेट वाले ने ट्रैवल किया है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो थिएटर करते हैं उनको हर काम के लिए रेडी रहना चाहिए। बिल्कुल, मगर किसी मुझे चीज का तो इनकार मत कीजिए आप। इतनी मालूमाती, इतनी जबरदस्त बातें आपने जो बताई हैं, खुदा के लिए इसको किसी स्टूडेंट के साथ मिलके इसको कंपाइल कीजिए, इसको किताबी शक्ल में आना चाहिए, और ये बहुत जरूरी है। कि जो रोड मैप की हम बात कर रहे हैं, हमें पता है कि आइंदा नस्ल भी क्या है हमारी, कि वो रेडीमेड चाहती है कि एयर कंडीशन ऑडिटोरियम हो, मगर कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो गांव के हैं और जो बच्चे वाकई संजीदगी से काम करना चाहेंगे, चाहे वो ना करें, मगर एक वक्त आएगा कि वो तहरीरें आपकी जो हैं वो आपको देख करके दुआ तो देगी कि भाई ये उस्ताद एक गुजरा जिसने हमारे लिए ये चीजें कर दी, कि ऐसा हो तो क्या करें। तो मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा एक कंट्रीब्यूशन होगा आपका, कि ये जो रोड मैप है उर्दू थिएटर का, इसको जरूर तहरीर में जरूर लाइए साहब। अच्छा साहब, हमारे सालिहीन कह रहे हैं कि बहुत मालूमाती गुफ्तगू हो रही है, थिएटर की अहमियत से वाकफियत हुई। जी हुजूर। तो आपका एक पोस्टर था जो कि सीनियर सिटीजन के लिए वो ड्रामा वर्कशॉप था। अच्छा, ये जो है हमारे कनाडा में इसकी बड़ी अहमियत है, और हम भी कर चुके हैं, करते हैं, और सीनियर सिटीजन की बड़ी वैल्यू है यहाँ। तो इसके बारे में बताएं कि ये सीनियर सिटीजन वाला मामला वहाँ कैसा रहा। देखिए, हम क्या है, हमारा मकसद ये है कि जो बुजुर्ग हैं, जो अपने घरों में अकेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है उनके पास, तो उनको एक्टिवेट किया जाए। ये खिदमत है, ये खिदमत है, बुजुर्गों की खिदमत है। उनको एक्टिवेट किया जाए, उनमें जोश भरा जाए, उनसे डायलॉग बुलवाया जाए, उनको दौड़ाया जाए, उनको नचाया जाए, और उनको ये कॉन्फिडेंस दिया जाए कि तुम्हारी हमारे समाज को बेहद जरूरत है। वाह वाह, तुम अपने आप को बेकार क्यों बेकार समझते ना हो? समझो। मत समझो भाई। हमारी हमारे हमारे ये जो हमारी क्लास तुम्हारे लिए ओपन है, दरवाजा खोलो, अंदर आ जाओ। और जिस दिन आओगे उस दिन बोलना पड़ेगा तुमको। हम तो उसी दिन बुलवाते हैं, ये बोलो। नहीं साहब, याद हो जाएगा, बोलो, कोशिश करो, जो भी दोबारा याद बोलो, और हम याद करवा देते हैं। तो ये बुजुर्ग है ना, ये हमारे समाज का वो तबका है जो जो बहुत अकेलापन महसूस करता है। लोग वो हर उनको जगह। देखते ही नहीं है। घर का एक फालतू सामान है जो किसी कोने में पड़ा हुआ है, पड़ा रहे वो। लेकिन हम उनको यहाँ बुलाते हैं और उनको अपने प्लेस में काम देते हैं, और उनको उनमें वो जो डायलॉग याद नहीं कर पाते हैं, हम उनको प्रॉम्प्टिंग करते हैं। वो औरतें चल नहीं पाती हैं, हम उनके हाथ पकड़ कर उनको चलाते हैं। तो जब तक कि इतनी, ये भी मुझे लगता है कि हमारी ड्यूटी है कि हमें समाज के इस तबके के लिए सोचना चाहिए। तो इसलिए हमने सीनियर सिटीजन का वर्कशॉप भी रखा हुआ है। बहुत बहुत जरूरी, बहुत अच्छे। मलका नसीम बाजी हमारी बहुत बड़ी सफ़े अव्वल की शायरा हैं, हमारी करम फरमा हैं, और आदाब कह रही हैं, और कह रही हैं आपकी गुफ्तगू बहुत ही खूबसूरत होती है। आजकल मेरे ख्याल में, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है, कि बाजी मलका नसीम साहिबा पाकिस्तान शायद किसी मुशायरे में गई हुई हैं, मगर वहाँ वक्त निकाल के अगर देख रही हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया, आदाब। और अब्दुल हई कह रहे हैं कि वाह वाह, क्या खूबसूरत अंदाज़ बयान है, थिएटर से आपका लगाव आपकी गुफ्तगू से जाहिर हो रहा है, थिएटर आपकी रगों में खून की तरह शामिल है, आप जैसे लोगों की वजह से थिएटर जिंदा है। दिली साहब, बहुत सैल्यूट टू यू फ्रॉम अब्दुल हई खान। मगर अब्दुल हई खान भाई, जितना आप मुतासिर हो रहे हैं, मजमून आपका उतना ही अच्छा होना चाहिए।
सिर्फ 2 लाइन की तारीफ से ना मुजीब भाई खुश होंगे ना जावेद दानिश खुश होगा। तो नहीं, अब्दुल्लही खान बहुत अच्छा लिखते हैं, इनकी तबसरे और इनके क्रिटिसिज्म इनकी बहुत अच्छी होती है। काफी अरसे NCPUL में थे और वहां इनसे मुलाकातें रही हैं, और दरभंगा भी जाना होगा या ये बुलाएंगे तो हम लोग जरूर जाएंगे। तो जनाब, सीनियर सिटीजन को शामिल करना बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है, मुबारकबाद। मैं सालिहीन भाई कलकत्ते से कह रहे हैं। सीनियर सिटीजन का मामला मैं आपको बताऊं कि यहाँ बहुत कनाडा में एक बहुत अहमियत रखता है। एक बहुत अच्छा लतीफ़ा मैं आपको सुना दूं कि हमारे यहाँ जो मोहल्ले का हर शहर, हर टाउन में गवर्नमेंट की तरफ से एक रिक्रिएशन सेंटर होता है, जिसके अंदर स्विमिंग पूल है और एक्सरसाइज का है और ये है, जिम खाना है समझिए वैसे टाइप का। मगर जिम खाना जो है दिल्ली या बम्बई का बहुत महंगा है। यहाँ क्योंकि हर शहर में है तो इतना महंगा नहीं है। कोई $250 साल की उसकी फीस है, उसमें आप तमाम चीजें इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं जब गया पिछले साल में गया और हमने अपना कार्ड दिखाया कि साहब सीनियर सिटीजन हूँ, तो हमारे लिए जो है ये फीस कितनी है। तो औरों के लिए $240 थी और मुझे लड़की ने बताया कि $60, ओनली $60। तो मैं बड़ी खुशी हुई। हमने उसको, मेरी रगे ज़राफत जो फड़की, हमने कहा अच्छा तुम 2 दे दो। तो उसने इधर उधर देखा कि नहीं तुम तो अकेले हो। हमने कहा यार इतना सस्ता है, 2 दो तुम। आखिरी 60, कहती है इट इज $60। तो जना हमारे यहाँ सीनियर सिटीजन्स को बहुत ज्यादा वो है इज्जत और एहतराम। तो और सारी चीजें फ्री हो जाती हैं। यहाँ तक कि यूनिवर्सिटी की तालीम, तो बड़ी अच्छी बात निकल रही, यूनिवर्सिटी की तालीम बड़ी महंगी है यहाँ। स्कूल सस्ता फ्री है, KG से लेके 12 तक गवर्नमेंट की तरफ से फ्री किताब, फ्री सब कुछ। मगर जहां यूनिवर्सिटी आती है तो वो सारा वसूल कर लेते हैं। कम से कम $10-15 हज़ार साल का खर्चा है बच्चे का। तो उनको लोन्स मिल जाती है गवर्नमेंट से, वो कर लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। मगर सीनियर सिटीजन के लिए साहब ये फ्री। आप किसी जगह भी बैठे हो, किसी यूनिवर्सिटी, कैनेडियन यूनिवर्सिटी में जाना चाहें तो इट इज फ्री फॉर यू। आप जाकर के कोई भी कोर्स करें, थिएटर पे करें, किसी चीज पे करें, तो वो फ्री होता है। तो ये हमारे सीनियर सिटीजन्स का ये कमाल है यहाँ का। और जनाब जफर महमूद भाई हमारे बड़े अच्छे आर्टिस्ट हैं और ये कराची पाकिस्तान से देख रहे हैं। और जफर भाई क्योंकि मशहूर आदमी, इन्होंने लिखा नहीं मगर मुझे पता है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। सैयद आसिम रऊफ भाई भी हमारे बड़े अच्छे करम फरमा दोस्त हैं और ये मेरे ख्याल में आजमगढ़ से देख रहे हैं। और हजरत अगर आप लोग बताइए तो खुशी होगी मुझसे ज्यादा मुजीब भाई को कि इनके चाहने वाले कहाँ कहाँ बैठे हैं। तो एक और जो तस्वीर मुझे अच्छी लगी, उसमें ऑडियंस में सारी बच्चियां बैठी, औरतें बैठी, मेरे ख्याल में बच्चियां बैठी हुई और देखने से लग रहा है कि मुस्लिम बच्चियां बैठी हुई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा, इसकी तफसील बताइए। हम लोग पूरे साल स्कूल्स में घूम घूम के ड्रामे करते हैं और वो अवेयरनेस के ड्रामे होते हैं। हाँ। कि एजुकेशन कितनी जरूरी है, साफ सफाई कितनी जरूरी है, अपने लेसन्स को किस तरह प्रिपेयर किया जाए, किस तरीके से वक्त को बांटा जाए कि इतने घंटे पढ़ाई हो, इतने घंटे सोना भी है, कभी कभी मोबाइल देखना भी है, कभी कभी जो है वो खेलना भी है। ये हम लोग इस तरह के प्लेज करते हैं बच्चों के लिए। तो ये एक उर्दू स्कूल में हम ड्रामा कर रहे हैं। ये सफाई पर ड्रामा है कि आपको न सिर्फ खुद की सफाई का ख्याल रखना है, बल्कि आपको अपने स्कूल को भी साफ रखना है, आप अपने घर को भी साफ रखना है, अपने मुआशरे को भी साफ रखना है। तो इसमें तो इस तरह के ड्रामे बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, और हम तो कुछ ऐसे भी ड्रामे करते हैं जिसमें बच्चों को लेसन्स करवाते हैं कि ये लेसन ऐसा है, इस पर हम ड्रामा करते हैं। वो ड्रामा करके उनको समझाते हैं। क्योंकि मुझे जैसे कई बार ऐसा होता है कि स्कूल्स कहती हैं कि इस बार हमारे सिलेबस में 1.25 सेर गेहूं है, तो आप 1.25 सेर गेहूं ड्रामा कीजिए। तो हम 1.25 सेर गेहूं ड्रामा जाके उन बच्चों के लिए करते हैं और फिर बच्चों से सवाल पूछते हैं कि इसमें ये कैरेक्टर का किरदार ऐसा क्यों था, ये क्यों बनाया गया,
ये डायलॉग क्या था, उसमें कई क्वेश्चंस करते हैं और उसमें बच्चों के लिए बहुत फायदा होता है। जो 20 मार्क्स का पेपर होता है वो ड्रामा देख कर ही हर चीज उनके दिमाग में आ जाती है और बहुत आसानी से अपने सवाल का जवाब दे लेते हैं। वाह वाह। अच्छा, अवेयरनेस की जो आप बात कर रहे हैं मुजीब भाई, अभी हाल में यानी कोई पिछले साल मेरे ख्याल में एक ड्रामा हमने ऑटिज्म पे लिखा है, और वो हम इसी तरह यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्कूलों में बुलाए जाते हैं, तो वहां जाकर पढ़ते हैं वो जब ड्रामा, तो वो बच्चों को न सिर्फ दिया जाता है बल्कि कहते हैं कि ये अवेयरनेस के लिए इसको आप करें, पढ़ें आप और जी इसको ले जाएं घर में ले आके बांटें। मैं वो ड्रामा आपको भेजूंगा। तो जरूर। वो ड्रामा इतना पॉपुलर हुआ है कि अभी तक कोई 6 महीने के अंदर तकरीबन 14 इंटरनेशनल जुबान में वो तर्जुमा हो चुका है। ओ यानी हो रशियन में, उज़्बेक में, ताजिकी में, फारसी में, अरबी में, मुझे साहब बहुत सारे बहुत जुबान। खूब, बहुत हाँ, खूब। और अभी अभी आज सुबह मुझे खबर मिली कि हमारे मोहसिन खान साहब जो हैं, मैं अब खान साहब बोलने लगा उनको जब से इतना बड़ा अवार्ड मिला है, पहले सिर्फ मोहसिन खान बोलता था। हमारे बड़े बड़े अच्छे दोस्त हैं, समझे साहब। जी। करना पड़ता है यार, जब लखनऊ जाएंगे तो ये दावत अच्छी नहीं करेंगे, समझे साहब। तो मोहसिन खान ने उसे हिंदी में तर्जुमा किया, आज ही सुबह मुझे खबर मिली है। तो वाह, वो भी हम शेयर करेंगे मेरे ख्याल में, कल परसों जरूर। में उसको शेयर करते हैं। ऑटिज्म पे वो ड्रामा बहुत इंपॉर्टेंट, मेरे ख्याल में उर्दू में नहीं लिखा गया अब तक। नहीं लिखा उर्दू गया। या हिंदी में, हिंदी बंगला बहुत सी जबान में तर्जुमा हो चुका है। ये मोहम्मद सालेहीन जो देख रहे हैं, इन्होंने उसको बंगला में भी तर्जुमा किया है। तो वाह, इट्स क्या वेरी बात है। इंपॉर्टेंट। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट, इंग्लिश में तर्जुमा हुआ है। वो ड्रामा अवेयरनेस की, जो आप स्टूडेंट्स की बात करें, वो अवेयरनेस के लिए यूनिवर्सिटीज में, और मैं JNU में गया था। हाँ, वहां फिर जब हमने पढ़ा तो वहां पश्तू, वो पश्तू में भी तर्जुमा हो गया, वाह, समझे। वाह। तो काफी जबानों में वो तर्जुमा हुआ है। वो सब, उस ड्रामे को जरा सा सर्कुलेट कीजिएगा, मैं आपको भेजूंगा जरूर, कि आप जरूर। खुद भी कीजिए उसको। और तो ऑटिज्म पे वो ड्रामा, हाँ मेरा बच्चा ऑटिस्टिक है, यानी एक माँ वाह, कहानी सुना रही है कि उसका बच्चा ऑटिस्टिक कैसा है। तो ये ड्रामा वर्कशॉप की जो आप बात करें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और मगर एक और चीज, जो शमशाद अख्तर भाई कह रहे हैं कि उर्दू थिएटर ने आप दोनों ने जिला बख्शी। शमशाद भाई, आप कहाँ से देख रहे हैं ये मुझे नहीं पता, आप हमारे मुजीब भाई को जरूर बताइए। और सैयद आसिम रऊफ भाई जो हैं, ये गोरखपुर से देख रहे हैं। और अभी हमने शायद आजमगढ़ बता दिया था। और जफर महमूद भाई कह रहे हैं देखना तकरीर की लज्जत को, जो इसने कहा मैंने ये जाना कि ये भी मेरे दिल में है। बहुत बहुत शुक्रिया जफर भाई। और मोहम्मद सालिहीन बता रहे हैं कि बंगला के आपके साथ जुड़े हुए हैं। जी हाँ, मैंने बताया कि मोहम्मद सालिहीन भी देख रहे हैं। तो इस तरह से अवेयरनेस का काम जो है, ड्रामे से इतना कुछ किया जा सकता है। मेरे एक इंटरव्यू में, पाकिस्तानी इंटरव्यू था, और मोहतरमा पूछ रही थी, अचानक उन्होंने पूछा कि साहब वो ये ड्रामे को तो मौलवी साहब मना करते हैं, और आपका इसके बारे में क्या ख्याल। तो हमने कहा कि अच्छा बीबी, इसका जवाब मैं थोड़ी देर में दूंगा, चलिए आगे बात करिए। तो बात होती रही। तो थोड़ी देर के बाद फिर उन्होंने पूछा कि टोरंटो में पाकिस्तानी ड्रामे भी आते हैं, और उन दिनों बकरा किस्तों पे बड़ा मशहूर था। ये पुरानी बात, 10 साल 15 साल पहले की बात है। तो मुझे फौरन हमने उनको रोका। हमने कहा कि ये जो आप ड्रामे की बात कर रही हैं, तो मौलवी साहब हमारे बेवकूफ नहीं है, वो ऐसे ड्रामों को मना करते हैं, ये बकरा किस्तों पे। हमने कहा मौलवी संजीदा ड्रामे पे नहीं मना करते, हमारे कुछ मौलवी दोस्त हैं जो हमारे ड्रामे देखने आते हैं। ये और बात है कि वो टोपी उतार के आते हैं, खामोशी से देखते हैं, चले जाते हैं, समझे। मगर हमारे लोगों को अब जरूरत हो गई है कि साहब ये जो एक मिथ है कि साहब ये मौलवी साहब मना करते हैं, इसको तोड़ना होगा। और यानी मोरालिटी प्ले जो है इंग्लिश का, उससे साहब इतना काम लिया गया है। ये हिस्टोरिकल प्ले महाभारत से बड़ा काम लिया गया है, समझे, अवेयरनेस की। ये चीज हमारे यहाँ भी उर्दू सो कॉल्ड, हम मुसफ़ा और मुसक्का और ये सारी चीजें जो, हमें भी इस चीज को करना होगा। ये सब चीजें आप जैसे लोग जरूर कर सकते हैं, समझे। और शमशाद अख्तर भाई लखनऊ से देख रहे हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर। तो वो तस्वीर में बच्चियों का वो क्या, ये बात पूरी नहीं हुई शायद, कि वो सिर्फ बच्चियों के लिए था वो वर्कशॉप। नहीं, वो हमारे यहाँ क्या है कि वो गर्ल्स स्कूल है
अच्छा, गर्ल्स स्कूल में था। हाँ, अच्छा, तो हमने वहां पर ड्रामा किया था। और वो उसका चूंकि सफाई तो एक जनरल टॉपिक है, सफाई निस्फ ईमान है, तो उस पर हमने एक बहुत अच्छा था। मतलब बच्चों के लिए किया था, वो उर्दू स्कूल के बच्चों के लिए। हम्म। अच्छा, बच्चों के हवाले से एक तजुर्बा हमने किया, देखने वाले ये भी कहेंगे कि मुजीब खान के आड़ में ये अपनी बातें भी बताया चला जाता है। समझा, मसला ये है कि ड्रामे वाला बात करने वाला भी नहीं मिलता, तो इसलिए हम भी अपने दिल के फपोले फोड़ रहे हैं। बच्चों के लिए साहब हम लोगों ने बड़े ड्रामे तो खूब किए, मगर बच्चों के लिए हमें कुछ स्कूल से, पाकिस्तान से ये एक वो ऑफर आई कि साहब उर्दू के टेक्स्ट बुक में ड्रामे नहीं होते बच्चों के, बड़े क्लासों में होते हैं वो पुराने अनारकली और ये सब ड्रामे होते हैं जो कि बिल्कुल आजकल नहीं किए जाते, वो महंगे हैं बहुत कॉस्ट्यूम के हिसाब से। तो ये बताइए कि बच्चों के लिए आप टेक्स्ट के लिए ड्रामे लिखें, तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ, वो हमने लिखा। उनको हमने एक मशवरा दिया, आपको भी बता रहा हूं कि कुछ एक सीरीज हमने लिखी जिसको हम इन क्लास ड्रामा कहते हैं। और ये वो चीज है जो कि पहले तो हम जाके बता देते हैं जैसे आपको जाके बताना है, मगर वो क्लास, वो ड्रामा स्टेज के लिए हम नहीं कर रहे। हम कहते हैं ये ड्रामा स्टेज के लिए नहीं, ये इन क्लास के लिए, क्लास ही ड्रामा, क्लास ही हमारा स्टेज है। वो इसलिए है कि जब एक ड्रामा क्लास टीचर चुनता है कि साहब ये ड्रामा हमें करना है एनुअल फंक्शन के लिए, तो उसमें जो बेस्ट बच्चे हैं उनका ऑडिशन लिया जाता है, जिसकी आवाज अच्छी है, देखने में अच्छा है, ये वो, उन 5 बच्चों से वो ड्रामा कराया जाता है। और बाकी जो 25 बच्चे हैं वो देखते रहते हैं, वो बेचारे क्योंकि कमजोर हैं ये। हमने कहा साहब ये ड्रामा थेरेपी है मेरी, इसमें 25 के 25 बच्चे एक्टिंग करेंगे। तो पहले तो बड़ी हैरत हुई, ये कैसे होगा? हमने कहा जी इस हफ्ते जो हीरो है, अगले हफ्ते हीरो कोई और होगा, और क्लास, पूरा क्लास जो है इसमें इन्वॉल्व होगा, और क्लास ही इसको डायरेक्ट करेगा, क्लास ही इसमें सब कुछ। यहां तक कि हुआ कि कभी उनसे कहा कि साहब ठीक है 3 मिनट के 5 मिनट के स्किट लिखें, आप ही लिखें, आप ही डायरेक्ट करें। क्लास 2 में यह तजुर्बा किया और बहुत कामयाब, बहुत ही कामयाब। इसकी सबसे बड़ी कामयाबी ये मिली कि यहाँ जो उर्दू क्लासेस होती हैं उसको हम भी पढ़ाते हैं, हमारी वाइफ भी पढ़ाती हैं, तो विंटर में अक्सर वालदा, माएँ बाप जो है, क्योंकि बर्फ पड़ रही है तो वो उर्दू क्लास नहीं लेके आते, क्योंकि संडे को है, सैटरडे को क्लास, तो काहली होती है या बहाना होता है कि साहब उर्दू क्लास कहाँ जाए, बर्फ पड़ रही। 25 बच्चों में से फिर 5-10 बच्चे हो रह जाते हैं काम आने वाले, तो उनके शौक को बढ़ाने के लिए हमने क्लास में ड्रामा इंट्रोड्यूस किया और कहा कि इन क्लास ड्रामा शुरू करोगे। इन क्लास ड्रामे के वजह से जब देखा कि सभी कोई उसमें एक्ट कर रहे हैं, सबको चांस मिल रहा है, और वो बच्चे जो कमजोर हैं उनको भी बोलने का मौका भी मिल रहा है और ट्रेनिंग भी हो रही है, तो वो सब के सब अचानक नेक्स्ट वीक आफ्टर पता चला कि हर बच्चा क्लास में कह रहा है बर्फ पड़ रही तो पड़े, हम क्लास जाएंगे, दानिश अंकल रोल किसी और को दे देंगे। तो ये है ड्रामे का पावर, और ये है इसको टूल के तौर पे इस्तेमाल करना। ये मैं बहुत दोस्तों को बताता हूं कि यार क्लासों में उर्दू वालों इस तरह से करो, उर्दू पढ़ाई भी होगी और इसका काम भी होगा। एक बहुत हमारे हम असर बड़े ड्रामा निगार, बड़े अच्छे डायरेक्टर मोहम्मद काजिम भाई आ गए दिल्ली से। काजिम जो है, अभी अभी काजिम को एक बहुत बड़ा अवार्ड रंगमंच कनाडा की तरफ से एक सालाना अवार्ड होता है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, वो इनको मिला है। और ड्रामा पर गुफ्तगू के लिए जावेद दानिश साहब का शुक्रिया। अच्छा भाई साहब, आपकी भी जिम्मेदारी है, मुजीब भाई को शिकायत थी कि अब तक मोहम्मद काजिम क्यों नहीं आया। तो काजिम भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपको ज्वाइन करने का। और जिमी एस मार्टिन जो है, ये हमारे कोलकाता के करीब मेरे ख्याल में सबब से देख रहे हैं। और मोहम्मद फाकिर भाई जो हैं ये काजिम कह रहे हैं कि बहुत काम कर रहे हैं मुजीब भाई। तो उमैर मंजर कह रहे हैं आज आप कभी जादू चल रहा है, मामला ड्रामे का है। जी हाँ। और जी हाँ। तो ये था कि वाकई बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू, हम दूसरों का सवाल कम ले रहे हैं दोस्तों, सॉरी, क्योंकि मैं खुद इतना इन्वॉल्व हो गया हूँ, मैं बड़ा खुद हो रहा हूँ। जी साहब, आपने एक और बड़ी अच्छी मिसाल एक्सपेरिमेंट किया, जर्नलिस्टिक प्ले, जी। तो ये मेरे ख्याल में किसी और ने नहीं किया, मेरे तो नहीं किया किसी ने। तो मुजीब भाई थोड़ा सा इसके बारे में भी बताइए, ये प्ले किया। वो उसी वक्त 2002-2003 की बात है। हमने सोचा कि क्यों नहीं मुख्तलिफ अखबारों में जो खबरें आ रही हैं किसी एक केस के बारे में,
और हर अखबार का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, हम्म, तो हम उन केसेस को स्टडी करें और अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू रखें और उसको ड्रामे की सूरत में पेश करें। वाह। तो उस जमाने में लखनऊ में एक महर नाम की खातून थी, उनका कुछ लोगों ने मर्डर कर दिया। तो हमने ड्रामा किया था क्या कसूर था महर का। फिर उसी बीच में जेसिका लाल का मर्डर हुआ दिल्ली में, तो हमने पूरी एक मुहिम खड़ी की जस्टिस फॉर जेसिका, और उसके लगातार शोज हम लोगों ने किए, स्ट्रीट प्लेस बहुत किए उसके हम लोगों ने। फिर अंधेरी जहां हम रहते हैं वहां एक लड़की का रेप हुआ और उसको भी लोगों ने मार डाला, उसके बॉयफ्रेंड को ही मार डाला। हमने उस पर ड्रामा किया, उस पर अखबारों ने क्या लिखा, अखबारों को पढ़ने के बाद हमने क्या अपना पॉइंट ऑफ व्यू बनाया और उसको उस पर ड्रामा किया। तो ये जो तजुर्बा था ये बहुत कामयाब रहा कि हम मराठी पेपर भी पढ़ रहे हैं, गुजराती पढ़ रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, उर्दू पढ़ रहे हैं, हिंदी पढ़, मुख्तलिफ जबानों के अखबारात क्या लिख रहे हैं और फिर हम क्या लिखते हैं। ये तजुर्बा हमने किया और हमारा देखा देखी दिल्ली में भी कुछ लोगों ने किया। तो ये कामयाब तजुर्बा था। मुझे लगता है कि मैं हमेशा कहता हूं कि अगर प्रेमचंद जिंदा होते तो वो हर रोज एक कहानी लिखते, क्योंकि हमारे हर सफे पर, अखबार के हर सफे पर एक कहानी है होती। अगर कमी है तो राइटर्स की, वो सोच की, वो सोचने वाले हमारे पास नहीं है जो उन पर ड्रामा कंसीव किए करें या कहानियां लिखें। वरना कहानियों की आप सोचिए, मुंशी प्रेमचंद 1911 में एक कहानी लिखते हैं मिस पद्मा। एक औरत एक आदमी के साथ बिना रिश्ते के रह सकती है 1911 में। 1914 में एक कहानी लिखते हैं ज़ॉम्बीज पर। कहानी का नाम है ज्वालामुखी। अंग्रेजी में हॉलीवुड में फिल्म बनती है ज़ॉम्बीज पे, इविल डेड, 1950 के बाद। हमारे मुंशी जी बनारस के लम्ही गांव में दिए की टिमटिमाती रोशनी में लिख रहे हैं ज़ॉम्बी, जो इंटरनेशनल आइडिया है। लेकिन वो घर की मुर्गी दाल बराबर। हमारे नाकिदीन ने मुंशी प्रेमचंद को 3 से 4 कहानियों में बांध दिया है। सवा सेर गेहूं, बड़े घर की बेटी, बड़े भाई साहब, कफन। प्रेमचंद को इसमें रखा हमने, कभी इससे हम बाहर हम निकाल नहीं पाए। और जब बच्चों ने कहा कि प्रेमचंद ने क्या लिखा तो हमने कहा पढ़ लो कफन यार, पढ़ लो सवा सेर गेहूं। हमने कभी उनको पढ़ने दिया ही नहीं। लेकिन जब हमने प्रेमचंद करना शुरू किया तो हमें हर कहानी करनी थी। हमने सारी कहानियां की तो हमको लगा कि प्रेमचंद ने कितना लिखा। बहुत। एक आदमी 14 साल की उम्र में लिखना शुरू करता है, हाँ 56 साल की एज में मर जाता है वो आदमी। कितना काम किया है उस आदमी ने, कितनी कहानियां लिखी, कितने नॉवेल्स लिखे, कितने ड्रामे लिखे, कितने खतूत लिखे, कितने मजामीन लिखे। एक लिस्ट है। आपका एक जीवन प्रेमचंद को पढ़ते हुए खत्म नहीं होगा। उसने एक जीवन में कई जीवन लिख दिए हैं। वाह वाह, सही। ये हमेशा मुझे शिकायत रही है इन नाकदीन से। इन्होंने प्रेमचंद को कभी भी ओपन नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, एक्सप्लोर नहीं किया, बांध दिया। आप सोचिए मुंशी प्रेमचंद उस जमाने में कॉमेडी कहानियों की सीरीज लिखते हैं। मोटे राम की डायरी, मोटे राम का सत्याग्रह, मोटे राम की होली, संपादक मोटे राम। एक आदमी 11-12 कहानियां मोटे राम पे लिखता है और हर कहानी कॉमेडी है। लोग कहते हैं प्रेमचंद तो रुलाते हैं, प्रेमचंद जो है वो गांव की बात करते हैं, प्रेमचंद जो है हंसने हंसने की बात नहीं करते। तो प्रेमचंद ने सब क्या लिखा है? उनकी कहानी आप पढ़े, रसिक संपादक, हंसते हंसते गिर जाएंगे आप। हमने प्रेमचंद को कभी ऐसा सोचा ही नहीं, देखा ही नहीं। हम प्रेमचंद की एक ही तस्वीर लोगों को दिखाते रहे कि प्रेमचंद ऐसे ही थे, वैसे नहीं थे। बहुत कुछ था, बहुत कुछ। अब सोचे आप
कि उस जमाने में गौना, मैं यूपी का रहने वाला हूं, गौना अगर लड़की का नहीं होता था तो लड़की उस जगह नहीं जाती थी जहां उसकी ससुराल है। उसको पता नहीं मेरा शौहर कौन है, उसको पता नहीं मेरी मेरी ननंद कौन है, देवर कौन है, वो जानती नहीं थी। गौना टॉपिक पर, गौना सब्जेक्ट पर प्रेमचंद ने 4 से 5 कहानियां लिखी हैं। और इतने सख्त माहौल में, जब ऐसा हालात थे कि लड़कियां घर से निकलती नहीं थी, और हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, घूंघट यहां तक होता था उनके, और उस दौर में वो कहानी लिखते हैं, मिस पद्मा, एक औरत एक आदमी के साथ बिना रिश्ते के रह सकती। तो ये जरूरी है, आप उस राइटर को जब आप पढ़ रहे हैं तो जरूरी है कि उस राइटर के बारे में लोगों को बताएं उसने क्या काम किया है। फिर जरा जर्नलिस्टिक प्लेस पे आए कि इस तरह के जो ड्रामे आपने किए, तो ये जरा खतरे वाला मामला था इसमें, क्योंकि खतरा इन्वॉल्व था। तो तो एक्टरों को या आपको कभी इससे कोई खतरा तो नहीं हुआ? और इसी से लगा हुआ वो सवाल है कि साहब, क्या हमारे देसी एक्टर्स की इंडिया में इंश्योरेंस होती है? यहाँ नहीं तो होती, नहीं होती। नहीं होती। और कई बार ऐसा होता है ना कि जब जब आप स्ट्रीट थिएटर करते हैं ना, तो स्ट्रीट थिएटर में खतरा तो है ही है साहब। कभी पुलिस का खतरा है, कभी म्युनिसिपैलिटी का खतरा है, कभी किसी शराबी का खतरा है, कभी किसी कुत्ते का खतरा है, और कभी किसी रोड के भाई का खतरा है जो कॉलर टेढ़ा करते हुए आ जाएगा कि बाप इधर क्या चल रहा है, तू कौन है। अब वो उस भाई को भी निपटना होता है, कुत्ते को भी निपटना होता है, शराबी को भी निपटना होता है, और पुलिस डिपार्टमेंट को भी निपटना होता है, और म्युनिसिपैलिटी वाले के भी हाथ जोड़ने पड़ते हैं। थिएटर, जब भी आप स्ट्रीट पर जाएंगे ये प्रॉब्लम आएगी। खैर हमने तो बहुत बहुत लड़ाई लड़ी है साहब। हम तो वहां ड्रामा कर रहे थे परभनी में, तो परभनी में एक पागल हमारा ड्रामा देख रहा था। मैं अपने एक्टरों से कहता हूं कि कभी भी ऑडियंस से इंटरेक्ट मत करो। हमारा एक एक्टर था, वो उस पागल से बातचीत करने लगा प्ले के दौरान, उसको इशारे करने लगा, और साहब वो पागल जो था वो हमारे पीछे पीछे होटल तक आ गया। अब होटल में लड़का तो घुस गया, वो पागल बाहर ही बैठा रहा, बोले जाऊंगा नहीं उसके मिले बगैर। अब लड़का मेरे से कहा, सर मैं क्या करूं, मैंने मना किया, तुमको कैसा मत करो। एक और बहुत अहम वाकया मैं याद आ रहा है मुझको, हम गए थे दांडी यात्रा। दांडी यात्रा हमने ट्रैवल किया था फ्रॉम साबरमती टू दांडी, अप्रोक्सीमेटली 241 माइल्स है। हमने ट्रैवल किया, हम जगह जगह ड्रामे करते थे, और वो ड्रामे जो थे, गांधी जी ने ये कहा था कि शराबबंदी, गांधी जी ने बात की थी, गांधी जी ने बच्चों की एजुकेशन पे, लड़कियों की एजुकेशन में बात की थी। हमने जो था गुटखा के खिलाफ ड्रामा किया, लड़कियों की एजुकेशन पे ड्रामा किया। हुआ ये कि हमारे जो एक्टर्स थे वो बड़े बड़े नेताओं के चक्कर में, उनको देखने के चक्कर में उनके काफले में शामिल हो गए, और 30 सेकंड में उन सारे एक्टरों को धर लिया गया और उनको ऐसे उठा के फेंका गया, ऐसे ऐसे, और उनमें मैं भी था, मुझे फेंका गया। हम सब जाके गिरे एक जीप में, और वो जीप जो थी वो एक जंगल में गई। अब सबकी हालत खराब कि भाई जंगल में ले आए, क्या करेगा हमारे साथ, सारा गोली, मतलब कि गोली ना मार दे यार, ये तो बड़ा, सब डरे हुए थे, सहमे हुए थे। अच्छा हमारे पास कार्ड था, हम अपना कार्ड दिखा रहे थे, भाई ये देखो हम जो है दांडी यात्रा में हम ड्रामे कर रहे हैं, नुक्कड़ नाटक वाले हैं। वो मानता ही नहीं था साहब, वो मानता ही नहीं था, और वो पता नहीं कहाँ हमको लेकर गया, और फिर एकाएक वो शहर में आ गया और पुलिस स्टेशन में आ गया। और पुलिस स्टेशन में हमसे सवाल जवाब, जैसे हम बहुत बड़े क्रिमिनल है, आपका नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, किधर रहते हो, सवाल पे सवाल। कुछ देर के बाद का मामला ठीक हुआ तो हमारे लिए चाय आई। अरे चाय क्यों आ गई, हम परेशान थे। फिर हमारे लिए कोल्ड ड्रिंक आ गई, फिर समोसे आ गए, फिर बहुत कुछ चीजें आई। मैंने उस पुलिस वाले से कहा था कि तुम मुझे जहां से उठा रहे हो तुम मुझे यहीं लाकर छोड़ोगे। उसने मुझे घूर के देखा, मैंने कहा तुम यहीं लाके छोड़ोगे। अब वो पुलिस वाला आया बाहर और उसने कहा, साहब जो आपने कहा था वो सही कहा था, जहां से आपको उठाया है
वहीं छोड़ने जाते हैं। और वापस जब वो लेकर आया तो साहब 5 मिनट में पहुंच गए, 5 मिनट हम पहुंच गए। और वहां से आईजी आए हाथ जोड़ते हुए, उन्होंने कहा कि इस वाकये को आप एक सपना समझ के भूल जाना। अच्छा, तो मैंने उनसे कहा कि ये तारीखी वाकया है कि यही वो जगह है दांडी जहां से गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था, यही वो जगह है जहां से उनको भी गिरफ्तार किया गया। अच्छा है, अच्छा। तो आपने कहा ना, ये सब बहुत हमने बहुत फेस किया साहब, बहुत फेस किया। मगर ये शहर के चौराहों पर तो खतरा है नुक्कड़ नाटक करने का और ये सारी चीजें इन्वॉल्व हैं, मगर जब देहात वगैरह में जाके करते हैं तो वहां उसका रिस्पॉन्स कैसा होता है? अरे हजरत, मैंने एक प्रोजेक्ट किया था हरियाणा से अलीगढ़ तक का, वो थर्मल पावर पे था। हम जब हरियाणा के गांव में कर रहे थे तो लोग हम पर अटैक करने आए और हम अपनी जान बचा के वहां से भागे। हमारे ग्रुप में 2 लड़कियां थी, एक बूढ़ी खातून भी थी, वो उसके खिलाफ थे प्रोजेक्ट के। और आप ये प्रोजेक्ट के बड़े फेवर की बात कर रहे हैं। तो 2 से 3 जगह हम पर अटैक हुआ हरियाणा के गांव में। और फिर हमने उनसे कहा अपने ये जो हमारी जो पावर थर्मल पावर कंपनी, हमने उनसे कहा कि भाई हमको पुलिस का इंतजाम कराइए आप, हम ऐसे नहीं कर सकते हैं। अब उसके बाद जब आगे हमने शोज किए तो पुलिस का इंतजाम किया गया, तब हम शोज करते रहे। तो ये तो सर जिंदगी और मौत है, चाहे स्ट्रीट पे हो चाहे आप गांव में हो, मौत तो मरदासी रहती है एक्टर के असर में। नुमान कैसर भाई देख रहे हैं और कह रहे हैं बहुत अच्छी गुफ्तगू हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया। आदिल हयात हमारे बड़े पुराने दोस्त हैं और ये दिल्ली से देख रहे हैं और पहली बार आए हैं, इसलिए नाम और पता बताने में झिझक रहे हैं, मगर आदिल हयात बड़े अच्छे शायर भी हैं। साहब बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आप सब देख रहे हैं। हुजूर, उर्दू या हिंदुस्तानी ड्रामा राइटर डायरेक्टर के लिए सक्सेस क्या है? खुद को आप कामयाब समझते हैं? देखिए, ये तो बहुत ही कठिन सवाल आपने पूछा है, क्योंकि अगर कामयाबी की शरायत भी बताई जाती तो मैं बताता कि मैं किस जुमरे में आता हूं। कामयाबी क्या है कि आप के शोज में बहुत ऑडियंस आती है और बहुत लोग पैसा देकर आते हैं, या चंद लोग आते हैं और वो अच्छा थिएटर देखना चाहते हैं। वो चंद लोग एक दिली सुकून लेकर आपके यहां से जाते हैं और कहते हैं साहब अगली बार हम फिर आएंगे, क्योंकि ये हमको आपका नाटक सुकून देता है, इत्मीनान देता है। तो अगर सेकंड जो कैटेगरी है, मैं उसमें अपने आप को शामिल करता हूं कि मेरा ड्रामा जब होता है तो लोगों को सुकून मिलता है, वाह, लोग खुश होते हैं कि अच्छा लगा। मैं मेरा थिएटर जो है वो पैसा नहीं देता मुझको, हजारों लोग टिकट लेकर नहीं आते, लेकिन जो दूसरा जो कैटेगरी है वो बहुत खुश होती है मेरे ड्रामा देखकर। मैं जैसे अभी मैंने कहा बड़ी अच्छी कि बात। मैं अभी जोधपुर गया था, तो वो लोग कितना खुश हुए हैं जावेद साहब, मैं क्या बताऊं आपको, क्या मोहब्बत दी है उन्होंने हमको, क्या मोहब्बत दी है उन्होंने। कामयाबी यही है जी। सब फिल्म और थिएटर वाले किस्मत को बहुत याद करते हैं साहब। किस्मत के बारे में क्या ख्याल आपका? भाई, अमिताभ बच्चन से किसी ने एक बार पूछा था कि कामयाब एक्टर को क्या करना चाहिए, तो अमिताभ बच्चन ने जवाब दिया था, लक, लक एंड ओनली लक। बात खत्म हो गई साहब। आपकी तकदीर अच्छी है तो आपको उस्ताद अच्छा मिलेगा जो आपको ट्रेनिंग दे। आपकी तकदीर अच्छी है तो आपको डायरेक्टर अच्छा मिलेगा जो आपको प्रॉपर रोल दे। आपकी तकदीर अच्छी है तो आपको प्रोड्यूसर अच्छा मिलेगा जो पिक्चर को प्रमोट करे। आपकी तकदीर अच्छी है तो पिक्चर में लोग देखने के लिए आएंगे और आपकी पिक्चर कामयाब हो जाएगी। तकदीर ही अगर आपकी ठीक नहीं है तो आप क्या करेंगे। लेकिन यह कि मैं इससे ज्यादा इस बात को मानता हूं कि आप में टैलेंट होना बहुत जरूरी है। टैलेंट तो जरूरी है, बिल्कुल सबसे ऊपर टैलेंट है
बाद में कोई भी चीज है। अब मैंने बहुत कम लोगों को देखा है जिनमें टैलेंट नहीं है और वो कामयाब हुए हैं, बल्कि देखा ही नहीं किसी को। नहीं टैलेंट तो है साहब, हम्म। आप जो भी नाम लेंगे उसके पीछे कोई खूबी तो है, हाँ। कोई तो बात है जो किसी और में नहीं, वो उसमें है। हम्म। तो मैं मानता हूं इस बात को कि आप में टैलेंट होना बेहद जरूरी है। क्लीन। जिंदगी से कोई गिला, एनी रिग्रेट्स? नो, वाह। मैंने जब अपना एमए किया तो मेरे कॉलेज ने मुझसे कहा कि आप हमारे यहाँ पढ़ाइए। तो मैंने कहा मुझे पढ़ाने में कोई दिलचस्पी नहीं है, और मैंने अपने आप को थिएटर में झोंक दिया। ना मैं किसी स्कूल का टीचर रहा, ना कॉलेज का, ना मुझे कोई पेंशन मिलती है, ना मेरा कोई कारोबार है। मैं प्रेमचंद जैसा बहुत ही गरीब इंसान हूं, और मैं बहुत खुश हूं, अपनी जिंदगी से बहुत खुश। वाह। मैं जिस मुकाम पे हूं, अल्लाह ने जो मुकाम मुझे अता किया है, शायद मैं इस लायक भी नहीं। मुझे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं है, क्योंकि मैंने ये खुद से चूज किया है। वाह। मैंने खुद इसको अपने आप लिया है, तो मैं किससे क्या गिला करूं। इसलिए मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैंने 1 रुपया थिएटर से एक्सपेक्ट नहीं किया है। तो अगर मुझे थिएटर में 100 रुपए मेरे लॉस हो जाते हैं तो मुझे कोई गम नहीं। वाह। मैंने कब चाहा था कि आप मुझे पैसा दें, अगर मेरे पैसे चले गए तो मैंने कब चाहा था आपसे। वाह। आपने नहीं दिया, नहीं दिया, मुझे कोई गम नहीं। हम्म। अगर मैं चाहता और आप मुझे नहीं देते तो मैं तब बहुत गमजदा रहता। हम्म। तो मैंने अपने आप को ऐसा बना लिया है। फकीरी सिफत है साहब, बहुत दरवेश हूं, बहुत अच्छी बात। निकल जाओ। थिएटर के लिए दरवेशी पहली शर्त है। जी, जो आप उसमें पूरे कामयाब हैं, माशाल्लाह। जिगर मुजीब खान भाई, दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती रिहर्सल वाला वक्त दिया इस जी। वक्त आप जी, बल्कि उर्दू थिएटर की दुखती रग पर मरहम भी लगा दिया। जी साहब, जी। अगर कोई अहम बात रह गई हो और आप बताना चाहें तो बिला तकल्लुफ बता सकते हैं। मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूं देखने वालों से, कि उर्दू थिएटर कहीं भी हो, टोरंटो में हो, अमेरिका में हो, हिंदुस्तान में हो, हिंदुस्तान के किसी भी शहर में हो, अगर उर्दू वाले वहां पर हैं तो एटलीस्ट इनकरेज करने के लिए थिएटर तक जाएं। वाह, जरूर। दिलचस्पी हो ना हो, ये समझ कर जाएं कि थिएटर हमारे अदब का हिस्सा है। वाह। जितनी मोहब्बत हम शेर व शायरी से करते हैं, उतनी मोहब्बत हम थिएटर से भी करें, ड्रामों से भी करें, तो ड्रामों का बहुत उद्धार होगा। आमीन। इतनी ही मेरी गुजारिश है तमाम देखने वालों से कि वाह। आप ये इस प्रोग्राम में, दानिश जी के इस प्रोग्राम में आप सब एक फैसला कर लें, तहिया कर लें और इरादा कर लें कि जहां भी उर्दू थिएटर होगा हम देखने जाएं। जरूर। बस। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वकार बख्शते हैं, बल्कि हर सैटरडे की शब हम हमारे साथ जुड़ते हैं अपने अजीज़ों और दोस्तों और ताज़ा दम उर्दू के शहसवारों के लिए भी आवारगी पर उनको रागिब करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें। कि दिल से दिल को राह होती है और चिराग से चिराग जले तो तादेर रोशन रहा करता है। जफर महमूद भाई चलते चलते कह रहे हैं, दर्द की दौलत छोड़ के हम खुशियां ले सकते थे, लेकिन हमने झोली भर ली इसी खजाने से। हसन अकबर कमाल का शेर। अच्छा था। और जिमी मार्टिन कह रहे हैं, बहुत अच्छा पैगाम दिया, जब तक ड्रामे के शायकीन थिएटर तक नहीं पहुंचेंगे उर्दू थिएटर को रूज कैसे हासिल होगा। तो दोस्तों, सैयद आसिम भाई कह रहे हैं, एक्सेप्शन बहुत एक्सपेक्टेशन बहुत बड़ा मसला है जो इंसान को गिले शिकवे से ऊपर रखता है। बहुत अच्छी बात। तो हजरात, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे किसी अच्छे मुजीबुर रहमान मुजीब खान साहब की तरह दोस्त के साथ। और जाते जाते जावेद अंसारी भाई कह रहे हैं कि एक बहुत ही कामयाब प्रोग्राम के लिए दिली मुबारक हो। आपको भी जावेद भाई मुबारक हो कि आप हमारे प्रोग्राम में आए। तो अब तो जाते हैं बुत कदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया।
तो मुजीब भाई एक सेकंड हमें टाइम दें और इसको रैप अप करते हैं. बी क्रेजी, इट ड्राइव्स मी क्रेजी, बी हैप्पी. ये सब हमारा बहुत कामयाब मोटो है ये. जी जी जी.